हेलो। नहीं, ये अभी शायद सर से हट गया हो, संडे से देते हो, कोई दिक्कत तो नहीं है, एकदम एक्यूरेट। एक्सरसाइज 1 पार्ट 1 सेक्शन ए कंप्लीट। असाइनमेंट गुड मॉर्निंग बच्चों, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों बच्चों गुड मॉर्निंग। आपको पहले मैं असाइनमेंट लिखा दूं, मैं भूल जाता हूँ, बाबा देना। जो मैंने आपको फ्लूइड मैकेनिक्स अब तक पढ़ा दिया उसका असाइनमेंट है एक्सरसाइज 1 पार्ट 1 ए सेक्शन कंप्लीट एंड बी सेक्शन कंप्लीट। ठीक है, सी नहीं करना आपको। एक्सरसाइज 1 का ही पार्ट थर्ड में क्वेश्चन नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 2 दोनों करना है। एक्सरसाइज 1 पार्ट थर्ड क्वेश्चन नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 2 अब तक जो पढ़ा दिया ये उसके बेसिस पे। एक्सरसाइज 2 पार्ट 1 क्वेश्चन नंबर 3 क्वेश्चन नंबर 5 क्वेश्चन नंबर 6 जो मैं आज पढ़ा दूंगा वो भी लिखते जा रहा हूं मैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्वेश्चन नंबर 9 क्वेश्चन नंबर 10 क्वेश्चन नंबर 13 क्वेश्चन नंबर 19 क्वेश्चन नंबर 21 क्वेश्चन नंबर 20। पार्ट 2 में क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट थर्ड एक्सरसाइज 2 पार्ट थर्ड क्वेश्चन नंबर 3 क्वेश्चन नंबर 4 क्वेश्चन नंबर 6 क्वेश्चन नंबर 5 क्वेश्चन नंबर 7 एक्सरसाइज 3 पार्ट 1 क्वेश्चन नंबर 10 क्वेश्चन नंबर 11 एक्सरसाइज 3 पार्ट 2 क्वेश्चन नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 2 क्वेश्चन नंबर 3 क्वेश्चन नंबर 5 क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, ये उस शीट के अकॉर्डिंग है जो टेलीग्राम पे आप लोगों ने डाली है, उसके अकॉर्डिंग मैंने आपको असाइनमेंट दे दिया है। ठीक है, इसमें जेईमेन ऑनलाइन के क्वेश्चंस नहीं है, तो वो आप कहाँ से लाओगे? जेईमेन ऑनलाइन की बुक से, या फिर आपको अलग से कुछ दे रखा हो जेईमेन ऑनलाइन का तो उससे। दे रखा है आपको जेईमेन ऑनलाइन क्वेश्चन बैंक? नहीं दे रखा, चलो ठीक है, वो आपको बाद में देंगे फिर। या तो आप अभी से ही करना चाहते हो तो जेईमेन ऑनलाइन की बुक से कर सकते हो। ऑनलाइन पे जो बच्चे हैं उन्होंने भी लिख लिया असाइनमेंट? ठीक है अच्छा, ठीक है। अब लिखिए अगला क्वेश्चंस ऑफ, लिखिए हम एनएलएम के सवाल कर रहे थे ना, अगला सवाल जो एनएलएम से जुड़ा हुआ है वो सवाल करिए। ये आपको एक रॉड दे रखी है जो कि यहाँ पे हिंज करी हुई है और ये इसमें तैर भी रही है। आपको ये पूछा जा रहा है कि अगर ये रॉड इक्विलिब्रियम में है, इसका डेंसिटी दे रखा है, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया ए है, इसकी लेंथ पूरी की पूरी एल आपको दे रखी है और ये एंगल थीटा है, ये हाइट आपको एच दे रखी है। मेरा आपसे क्वेश्चन है कि ये रॉड जो कि तैर रही है फ्लोटिंग कंडीशन में, डूबी हुई, देखो आप इसको डूबना ही बोलते हैं, दोनों तरफ से अगर ऐसा हो जाए तो उसे डूबना कहते हैं। तो मेरा आपसे सवाल ये है कि इसका डेंसिटी रो है, इसका डेंसिटी सिग्मा है एंड रॉड इज इन इक्विलिब्रियम। आपकी ये रॉड इक्विलिब्रियम में है, डिटरमाइन द एंगल थीटा। रॉड इज इन इक्विलिब्रियम, डिटरमाइन द एंगल थीटा। आपको मालूम करना है कि थीटा कितना होगा अगर आपकी ये रॉड इक्विलिब्रियम में है तो। करिए सवाल को। आपकी ये रॉड इक्विलिब्रियम में है और आपसे पूछा जा रहा है कि थीटा एंगल कितना होगा। सर वो हिंज है। बच्चों रो आपको दे रखा है, सिग्मा आपको दे रखा है, लेंथ एल दे रखी है, हाइट एच दे रखी है, ये पानी है, पानी के अंदर ये रॉड डूबी हुई है और जिस जगह पे हिंज किया हुआ है वो हाइट एच है। मैं आपसे पूछ रहा हूं कि ये बॉडी अगर इक्विलिब्रियम में है तो आपको बताना है कि थीटा एंगल कितना होगा। ये सवाल आपसे पूछा जा रहा है।
चलो आपको बताते हैं कैसे करना है। सबसे पहली बात तो ये कि हिंज है, तो हिंज का भी अपना कुछ फोर्स होगा, आप कह सकते हो यस होगा। तो उसके दो डायरेक्शन मान लेते हैं, हमें पता ही नहीं है किधर होगा, तो हमने दो डायरेक्शन अपनी इच्छा से मान ली है। ग्रेविटी फोर्स बिल्कुल यहाँ लगेगा सेंटर पे, वो भी मैंने मान लेते हैं सिग्मा एल इंटू ए इंटू सिग्मा जी। भाई एल इंटू ए से वॉल्यूम निकाला, उसको सिग्मा से मल्टीप्लाई किया डेंसिटी से, और फिर एम जी फोर्स कर दिया। इन सब के अलावा एक और फोर्स लग रहा है जिसको हम बोलेंगे बॉइंट फोर्स। ये बॉइंट फोर्स कहाँ लग रहा होगा? हाँ, ये जो डिस्प्लेस्ड वॉल्यूम है ना आपका, ये रहा ये डिस्प्लेस्ड वॉल्यूम, इसका सेंटर ऑफ मास पे, इसका सेंटर ऑफ मास बीचों बीच आएगा इस डिस्प्लेस्ड वॉल्यूम का, इसका सेंटर ऑफ मास पे एफ बी लग रहा होगा। तो एफ बी की वैल्यू कितनी आएगी, कितना वॉल्यूम डिस्प्लेस है, आप पहले वो निकालिए। वॉल्यूम डिस्प्लेस आप निकालोगे तो आपको ये लेंथ निकालनी पड़ेगी। ये लेंथ कितना आएगा, एच बाई साइन थीटा, उसको आप एरिया से मल्टीप्लाई करोगे तो वॉल्यूम डिस्प्लेस मिलेगा। एच ये है, एच बाई साइन थीटा ये आ चुका है, वॉल्यूम से निकाल दिया, वॉल्यूम को मल्टीप्लाई करो डेंसिटी से इनटू जी, ये एफ बी आ गया। फ्री बॉडी डायग्राम बन चुका है। और आपकी ये बॉडी किस में है, इक्विलिब्रियम में। जब कोई बड़ी बॉडी इक्विलिब्रियम में होती है तो सिर्फ नेट फोर्स को जीरो नहीं किया जाता, आपको इस बॉडी पे लगने वाले टॉर्क भी जीरो करने होते हैं। अगर ये बॉडी इक्विलिब्रियम में तो इस बॉडी के ऊपर हर पॉइंट पे टॉर्क कितना होगा, जीरो। आप कौन से पॉइंट के अबाउट टॉर्क जीरो लिखना चाहोगे? तो टॉर्क अबाउट हिंज आप जीरो लिखना चाहोगे तो लिख दो जीरो, क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। इनका तो कोई टॉर्क आएगा नहीं, इन दोनों का ही टॉर्क आएगा। टॉर्क निकालना आप सबको आता है, आपने बहुत पढ़ा है, फटाफट करो, बताओ क्या आएगा आंसर। इसी के जैसा एक और सवाल लिख रहा हूं मैं, वो भी आपको करना है। आंसर निकालो, आंसर चाहिए। स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ रॉड आपको दे रखी है। स्पेसिफिक ग्रेविटी का मतलब आपको भी मालूम पड़ जाएगा क्या होता है, डेंसिटी विथ रेस्पेक्ट टू वाटर होता है। अगर ये 0.75 है और पानी की डेंसिटी अगर आपको पता है तो उसका 0.75 टाइम्स है डेंसिटी ऑफ दिस रॉड। इसकी टोटल लेंथ आपको 12 दे रखी है, यहां से लेकर यहां तक की जो टोटल लेंथ है ना वो आपको 12 दे रखी है क्वेश्चन में। ये टोटल लेंथ 12 है। और पूछा क्या जा रहा है आपसे, पूछा ये जा रहा है, कर रहे हो क्या वाला क्वेश्चन? हाँ तो करो। चलिए सवाल करते हैं, टॉर्क निकालते हैं अपन। एफ बी का टॉर्क कैसे निकालेंगे? हमको मालूम है ये दूरी एच बाई साइन थीटा है, ये उसके मिडल में होगा, तो ये दूरी एच बाई साइन थीटा होगी। एफ बी का आपको कंपोनेंट निकालना पड़ेगा इस तरफ, ये थीटा है ना, तो ये भी थीटा होगा, ये 90 माइनस थीटा होगा। तो ये वाला कंपोनेंट निकालने के लिए आप कह सकते हो एफ बी कॉस थीटा आ जाएगा, उसको आप मल्टीप्लाई कर देना इस लेंथ से। तो एफ बी कॉस थीटा इंटू एच बाई साइन थीटा का आधा, टॉर्क निकाल दिया एफ बी का। अब इसका टॉर्क कैसे निकालेंगे? लाइन ऑफ एक्शन में परपेंडिकुलर ड्रॉ कर सकते हो आप। कितना आएगा परपेंडिकुलर? L/2 cos थीटा। तो आप कह सकते हो माइनस एल ए सिग्मा जी इंटू L/2 cos थीटा इज इक्वल टू 0। सॉल्व कर लेना, आंसर आ जाएगा। आपको थीटा निकालना है, यहां से आपको थीटा मिल जाएगा। cos थीटा से cos थीटा कट जाएगा, देखो आप। फिर एफ बी की वैल्यू रखोगे ना तो उसमें साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा। आपको वैल्यू तो आपको रखनी पड़ेगी ना, एफ बी रख देना यहाँ पे, थीटा मिल जाएगा आपको। ठीक है, थीटा जैसे ही मिलेगा आपका आंसर आ गया। पूछा ही आपसे जा रहा है कि थीटा कितना होगा। तो आज जो हम क्वेश्चन कर रहे हैं उसमें हम टॉर्क भी निकाल रहे हैं। वो इसलिए क्योंकि बॉडी बड़ी है, और बड़ी बॉडी में सिर्फ नेट फोर्स को जीरो करके इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश नहीं होता, उसमें टॉर्क भी जीरो करना पड़ता है। क्लियर है? अब जैसे अगला सवाल है, ये जो रॉड है पानी में डूबी हुई है और ये इक्विलिब्रियम में है। रॉड इज इन इक्विलिब्रियम। मैं आपसे कई सारे सवाल पूछ सकता हूं, जैसे मैं आपसे ये पूछ सकता हूँ कि रस्सी में टेंशन कितना होगा। मैं पूछ नहीं रहा आपसे, वो पूछ सकता हूँ। मैं आपसे पता है क्या पूछ रहा हूँ? मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि इस रॉड का कितना लेंथ पानी के बाहर है। कुछ हिस्सा पानी के अंदर है और कुछ हिस्सा पानी के बाहर है, तो कितना हिस्सा ऐसा है जो पानी के बाहर है, ये आपसे पूछा जा रहा है। समझ गए?
रॉड का क्रॉस सेक्शन एरिया आपको नहीं दिया, इसमें जरूरत नहीं पड़ रही होगी इसलिए नहीं दिया। यहाँ पे भी अगर मैं नहीं देता तो वो तो कट ही जाएगा, देखो आप, अगर आप यहाँ पे भी नहीं देता मैं एरिया तो भी वो तो कट ही रहा था ना। तो यहाँ भी ऐसा ही कुछ हो रहा होगा। सवाल है कि एक रॉड है, पानी के अंदर है, कुछ डूबी भी है कुछ बाहर है, आपने रस्सी से उसे टांग भी रखा है, वो इस तरह से इस ओरिएंटेशन में है, थीटा एंगल नहीं पता इसका, बस ओरिएंटेशन ऐसा दे रखा है और ये इक्विलिब्रियम में है। और आपसे ये सवाल पूछा जा रहा है कि कितना लेंथ इसका बाहर होगा, ये सवाल आपसे पूछा जा रहा है। तो जो पूछा जा रहा है उसे तो आप क्या मान लोगे, एक्स। तो मैंने मान लिया कि ये लेंथ जो मुझे निकालनी है ये एक्स है। तो अंदर कितनी लेंथ है, 12 माइनस एक्स। ये जो अंदर वाली लेंथ है ना, ये बाइंसी फोर्स निकालने में, बाइंड फोर्स निकालने में काम आएगी। अगर मैं आपसे पूछूं कि एफ बी कितना होगा, जो डायमेंशंस आपको दिख रहे हैं, अगर पानी का डेंसिटी हम रो मान लेते हैं और उसका 0.75 रो, उसका टाइम्स, क्योंकि स्पेसिफिक ग्रेविटी का मतलब यही होता है, ठीक है, किसके रेस्पेक्ट में डेंसिटी है, ये पानी के रेस्पेक्ट में। तो बताओ एफ बी कितना लिखूं मैं, 12 माइनस एक्स इंटू ए, ये तो हो गया वॉल्यूम इंटू रो इंटू जी। कहाँ लगाऊंगा मैं, इसके मिड पॉइंट पर, ठीक है। टेंशन भी बना दिया मैंने। और कोई फोर्स दिख रहा है आपको एफ बी और टेंशन के अलावा, ग्रेविटी फोर्स। वो ग्रेविटी फोर्स कितना आएगा, 2L टोटल लेंथ है, ए इंटू डेंसिटी 0.75 रो जी, और वो कहाँ बनाया जाएगा, सेंटर ऑफ मास ऑफ द कंप्लीट बॉडी। तो बनाओ फ्री बॉडी डायग्राम और बताओ उसके बाद क्या करें। सारे फोर्स आपके पास आ जाएंगे, उसके बाद तो जो आपको पता है क्या करना होता है। एफ बी के अबाउट टॉर्क बैलेंस कर देंगे। हाँ, इस बार आप टेंशन के अबाउट टॉर्क बैलेंस करना चाहते हो, किसके अबाउट करना चाहते हो, एफ बी। फिर तो टेंशन की वैल्यू पहले निकालनी पड़ेगी, नेट फोर्स जीरो करके। और अगर आप टेंशन वाले पॉइंट के अबाउट टॉर्क लिखोगे तो आपको सीधा टॉर्क से ही आंसर आ जाएगा। यस सर। अभी आपकी इच्छा है कि आप किसके अबाउट टॉर्क लिखना पसंद करोगे। एक एफ बी लगाया तो वो यहाँ आएगा एफ जी, और आपको मालूम करना है इसके अबाउट टॉर्क, आपकी इच्छा हो रही है इसके अबाउट टॉर्क निकालने की। तो टॉर्क निकालने के लिए आपको थीटा भी खुद ही मानना पड़ेगा, क्योंकि वो तो कट ही जाएगा भाई। इस पे आप जब परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे, ये लेंथ चाहिए आपको एक तो, और इसके लिए आपको ये वाली लेंथ चाहिए, दो लेंथ चाहिए आपको। समझ में आ रहा है क्या, दोनों के लाइन ऑफ एक्शन बना दिए, दो लेंथ चाहिए आपको। तो ये दो लेंथ आप कैसे निकालोगे, थीटा मान के भी निकाल सकते हो, आप चाहो तो वो कट ही जाएगा जो भी आप मानोगे। मान लो ये थीटा माना, तो यहाँ से यहाँ तक की लेंथ कितनी है ग्रेविटी के लिए, एल बाई एल, तो ये तो एल कॉस थीटा हो गया छोटा वाला लेंथ, एग्री। और बड़ा वाला लेंथ कितना हो गया, आप ये डिस्टेंस खुद निकाल लो या कैसे भी करके, है ना। जब तक आप ये डिस्टेंसेस ना निकाल सको तब तक ऐसे हैवी क्वेश्चन नहीं हो पाएंगे। ये डिस्टेंस निकालो, ये डिस्टेंस निकालो यहाँ से यहाँ तक की। कैसे निकालोगे, ये मालूम है ये कितना है, ये तो x है, ये कितना है 12 माइनस एक्स बाई टू, तो x प्लस 12 माइनस एक्स बाई टू कितना निकल के आ रहा है, x प्लस 12 बाई टू, उसी का तो cos थीटा लिखना है यहाँ पे। तो x प्लस 12 बाई टू कॉस थीटा, दोनों की डिस्टेंस आ गई टॉर्क निकालने के लिए। दोनों के फोर्स भी आपको पता है। अब टॉर्क एक का एंटी क्लॉकवाइज आ रहा है, एक का क्लॉकवाइज आ रहा है, तो 12 माइनस एक्स ए रो जी, ये एफ बी हम लिख रहे हैं, इंटू हम करेंगे एक्स प्लस 12 कॉस थीटा बाई टू, ये आ गया एक का टॉर्क। और दूसरे का टॉर्क हम कैसे लिखेंगे, माइनस ग्रेविटी का टॉर्क कैसे लिखेंगे भाई, ग्रेविटी का टॉर्क हम लिख देंगे 12 ए 0.75 रो जी इंटू एल कॉस थीटा इज इक्वल टू 0। थीटा तो कट गया, एरिया भी कट गया, क्या निकालना है आपको, एक्स। बोलो सॉल्व कर लेंगे हम, एक्स तो निकल ही जाएगा, निकल पाएगा इससे। अब सॉल्व करोगे तो एक्स आपको मिल जाएगा। तो आपने दो क्वेश्चन लगातार इक्विलिब्रियम के देखे। बॉइंट फोर्स का पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने ये भी देखा। क्लियर सबको।
जैसे आप इसको लिख लो, मुझे बता दें, लिख लिया। एक और कंसेप्ट मुझे आपको समझाना है। बोलो बेटा। कौन सी डिस्टेंस बेटा? एफ जी की दूरी यहां से कितनी होगी? एल। तो एल कॉस थीटा होगी ना। एक्स तो ये डिस्टेंस है, कितना जितना लेंथ बाहर है वो है एक्स। ठीक है, वो आपको ऐसा लगा होगा कि सेंटर ऑफ मास मैंने वही बनाया, नहीं। सेंटर ऑफ मास कितना दूरी पर है? एल दूरी पर है। और ये एक्स क्या है? वो लेंथ। थोड़ा ग्रेविटी फोर्स को इधर बना लो, अगर आपको ज्यादा तकलीफ आ रही है तो इधर बना लो। सबको समझ में है कि एक्स तो वो लेंथ जो बाहर है। ये क्लियर है? ऑनलाइन में जो बच्चे बैठे हुए उन्हें क्लियर है? यस सर। यस सर। ठीक है, ये सवाल अच्छा सवाल था। और अब इससे भी अच्छा सवाल हम करने वाले। थोड़ा अगला सवाल थोड़ा टफ है, पहले आपको उसका आइडिया देता हूं मैं। कॉन्सेप्ट ऑफ वर्टिकल स्टेबल इक्विलिब्रियम। स्टेबल इक्विलिब्रियम पहले कंसेप्ट है, वो समझो, इसके बाद आप क्वेश्चन कर पाओगे। एक सवाल जो इसके बेसिस पे आया हुआ है, जेई एडवांस में आया हुआ सवाल है। देखिए, कोई भी रॉड, अगर आप एक रॉड लेते हो या कोई चीज लेते हो, ये रॉड मान लीजिए आपने पानी में बोला कि ये तैर रही है, ये फ्लोटिंग कंडीशन में है, वर्टिकली फ्लोट कर रही है। ठीक है, आपने अपनी जिंदगी में कभी ऐसे लकड़ी को फ्लोट करते हुए देखा ही नहीं होगा। आप एक लकड़ी दो, है ना, इवन आप उस लकड़ी को ऐसे वर्टिकली पुट करोगे तो वो थोड़ी सीधी हो जाएगी, है ना। उसका कोई तो लॉजिक होगा, लॉजिक होता है। एक्चुअल में क्या होता है, अगर मान लो आपने सोचा कि हमने फ्लोट करवा दिया, तो बॉइंग फोर्स और ग्रेविटी फोर्स बैलेंस हो गए ना। अब इसमें दो बातें हो सकती है। क्या क्या हो सकता है वो सुनो। ये है आपका सेंटर ऑफ बायंसी, डुबा पोर्शन का मिड पॉइंट, और जो पूरी रॉड है उसका मिड पॉइंट ये रहा, ये है सेंटर ऑफ ग्रेविटी। ठीक है, मान लीजिए हवा चली या पानी हिला, और पानी के हिलने से ये थोड़ा सा टिल्ट हो गया। तो मैं इसको हल्का सा टिल्ट करके दिखा रहा हूँ आपको कि टिल्ट करने के बाद होता क्या है। जैसे ही हल्का सा टिल्ट होगा, जो किसी भी कारण से हो सकता है, पानी में लहर आती है, पानी में कई जानवर चलते हैं, किसी भी वजह से भी थोड़ा सा ऐसा ऐसा हो ही सकता है। जैसा ही थोड़ा सा टिल्ट होगा, आप देखो क्या होगा, बोलो। सेंटर चेंज हो जाएंगे। भाई अभी तो मैंने आपको ये समझाया कि दो पॉइंट है, ये बात समझ में आ गई, दो पॉइंट होते हैं कुछ। अब इधर आ जाओ, जैसे ही थोड़ा सा इस तरफ हो जाएगा, सेंटर ऑफ बायंसी भी शिफ्ट हो जाएगा आपका, क्योंकि सेंटर ऑफ बायंसी इस डिस्प्लेस्ड वॉल्यूम का सेंटर होता है। अब आपका डिस्प्लेस वॉल्यूम ये रहा, तो उसका सेंटर यहाँ पे आएगा। दिस इज योर न्यू सेंटर ऑफ बायंसी। और सेंटर ऑफ ग्रेविटी भी बॉडी के हिसाब से चलता है। जब ये खुद रोटेट हो गया तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी भी यहाँ पहुंच गया होगा। एग्री? हाँ, अब आप ये देखो कि इस समय जो फोर्स इन पे लगेंगे, उन फोर्स का डायरेक्शन देखो आप। ग्रेविटी फोर्स का लग रहा है नीचे, और जो बॉइंट फोर्स है वो का लग रहा है ऊपर। क्या आपको इन दोनों फोर्स को देख के, भले ही ये दोनों इक्वल भी हो, क्या आपको ये लगता है कि इन दोनों की वजह से एक टॉर्क या कपल आएगा? यस सर। तो इवन इफ एफ बी इज एफ जी के बराबर हो और बॉडी फ्लोट कर रही है, आप ऐसा बोल रहे हो, तब भी देन आल्सो एफ बी एफ जी गिव, एफ बी एंड एफ जी गिव कैसा टॉर्क देंगे? क्लॉकवाइज की एंटी क्लॉकवाइज? क्लॉकवाइज टॉर्क। क्लॉकवाइज टॉर्क से क्या होगा? घूम जाएगा और इस तरफ घूम जाएगा, तो ये इस तरह से रह ही नहीं पाएगा। अगर आप चाहते हो कि ऐसे रहे, ऐसा नहीं है कि रह नहीं सकता, अगर आप चाहते हो कि ऐसा रहे, तो आपको कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि जैसे ही हवा चले और ये थोड़ा सा भी तिरछा हो, तो इसको कोई वापस से सीधा कर दे। तो इसको वापस से सीधा कौन करेगा? तो इसको वापस से सीधा करने का एक तरीका हो सकता है, मैं आपको वो तरीका बताता हूं क्या होगा। उस तरीके के लिए आपको इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी को सेंटर ऑफ बायंसी के नीचे लाना पड़ेगा। वो तभी हो सकता है जब आप कोई बहुत भारी मास यहाँ पे लगाओ, हैवी मास आपने नीचे लगा दिया। अगर आप ऐसा कर पाए तो आप ऐसा कर सकते हो कि जो सेंटर ऑफ बायंसी है वो तो ऊपर चल जाएगा, सेंटर ऑफ ग्रेविटी नीचे आ जाएगा। ये आपने डुबो दिया, ये रहा आपका सेंटर ऑफ बायंसी, और आपने इतना भारी मास लगाया कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी नीचे आ गया। सबको समझ में आ गया? अब जब ये रॉड थोड़ी सी घूमेगी, घूम गई थोड़ी सी रॉड ऐसी, थोड़ी सी रॉड अगर घूमेगी तो होगा ये कि सेंटर ऑफ बायंसी तो यहाँ आ जाएगा,
और सेंटर ऑफ ग्रेविटी यह होगा। अब देखिए दोनों के फोर्स कैसे आएंगे। सेंटर ऑफ बायेंसी पे जो फोर्स आएगा वो ऐसा होगा और यहाँ पे जो फोर्स आएगा वो ऐसा होगा। अब ये दोनों बराबर भी है तो मिलके टॉर्क कैसा प्रोड्यूस करेंगे आप ये देखिए, एंटी क्लॉकवाइज करेंगे। आप अगर टॉर्क सेंटर ऑफ मास के अबाउट निकाल लो, सोचो ऐसा ही निकाले तो भी इसका तो टॉर्क आएगा नहीं, टॉर्क तो केवल इसी का आएगा ना, वो कैसा आएगा एंटी क्लॉकवाइज। यहाँ पे भी आप ऐसे सोचो कि हमें टॉर्क सेंटर ऑफ मास के अबाउट ही निकालना है तो ग्रेविटी फोर्स का तो कोई टॉर्क आना नहीं है, टॉर्क केवल किसका आना है बायेंसी का है। कैसा आएगा क्लॉकवाइज, यहाँ पे कैसा आएगा एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज का मतलब क्या है, अगले ही पल जैसे ही हवा से ही ऐसे होगा अगले ही पल इस पे टॉर्क किधर लगेगा इस तरफ, वो इसको क्या करने की कोशिश करेगा सीधा। ऐसे ही वो इधर जाएगा तो क्या होगा इस तरफ टॉर्क लग जाएगा तो ये बंदा हिलते हिलते ऐसे रह जाएगा सीधा। ये हो सकता है, ये होता है, जितने भी जहाज है उन सब में जो जहाज की मोटर इंजन सब कुछ नीचे रखे होते हैं, फायदा सेंटर ऑफ ग्रेविटी नीचे आ जाता है और इसीलिए वो जो जहाज होता है वो हिलता रहता है, ऐसे भी हिलता है, लहरें भी आती है ऐसे ऐसे हिलता रहता है, लेकिन रहता कैसे हमेशा सीधा। एक नाव ऐसा नहीं कर पाती, खास तौर से जिसमें इंजन नहीं होता। वो अगर नाव बड़ी भी हो इंजन नीचे ना हो, इंजन ऊपर लगा दिया आपने कि हमको इंजन देखने हैं कैसे चल रहे, वो ऊपर लगा दिए शौकियाना तरीके से, आपको शिप डूब जाएगा। एक लहर आएगी ना ऐसे गिर जाएगा वो नीचे। नहीं समझेगा अभी तक आप, ये शिप बनाया आपने और आपने कहा कि नहीं इंजन ऊपर लगाओ, नीचे क्या लगाते हो, कौन जाएगा नीचे चेक करने के लिए खराब हुआ सही हुआ, ऊपर लगाओ चेक करते रहे कि मैं बढ़िया चल रहा है, चल रहा तो चल तो जाएगा बढ़िया, लेकिन पलट जाएगी आपकी जीप, आपकी जो भी गाड़ी है। सबको समझ में आ गया कहानी यस सर। है जी। ये नहीं पता मेरे को किसके अबाउट घूमेगा, अगर नेट फोर्स जीरो है तब तो सेंटर ऑफ मास के अबाउट घूमेगा, और अगर नेट फोर्स नॉन जीरो है तो पता नहीं किसके अबाउट घूमेगा। आईबीडी में हमने पढ़ा है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता किसके अबाउट घूमेगा, इसका ओरिएंटेशन चेंज हो गया, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो आप यहाँ पे एक बात रट सकते हो, फॉर वर्टिकल स्टेबल इक्विलिब्रियम क्या होना चाहिए, इवन वर्टिकल इक्विलिब्रियम भी, स्टेबल भी छोड़ो, अगर आपको वर्टिकल तिरवाना भी है इसको लगातार तो उसके लिए क्या जरूरी है, सेंटर ऑफ बायेंसी ऊपर होना चाहिए कि सेंटर ऑफ बायेंसी ऊपर होना चाहिए कि नीचे होना चाहिए, सेंटर ऑफ बायेंसी शुड बी अबव सेंटर ऑफ ग्रेविटी और सेंटर ऑफ ग्रेविटी शुड बी बिलो, एक ही बात है, सेंटर ऑफ बायेंसी। अगर सेंटर ऑफ ग्रेविटी सेंटर ऑफ बायेंसी के बिलो है तो ही ये पॉसिबल है कि आपकी एक रॉड वर्टिकल इक्विलिब्रियम में रह सकती है, वरना ये रॉड या कोई भी बॉडी, नॉट इवन रॉड, कोई बॉडी भी वर्टिकल इक्विलिब्रियम में नहीं रह पाएगी। और इस कॉन्सेप्ट पे जेईई 1999 में एडवांस जब आईआईटी के नाम से था, 1999 में इस पे एक सवाल आ भी चुका है, पुराना सवाल है बहुत लेकिन अच्छा सवाल है, इसी कॉन्सेप्ट पर है। देख लिया आप लोगों ने? यस सर। फटाफट लिखिए। डन सर। लिख लिया? ऑफलाइन वाले बच्चे फटाफट लिखिए। हाँ, आज 6:30 से 8 है सेमीकंडक्टर, और 4:45 से 5:15 में हम एक्सरे खत्म करके केटीजी एंड थर्मोडायनेमिक्स स्टार्ट करेंगे। तो मतलब क्लास अटेंड करनी है आपको। एक्सरे खत्म, आधा घंटा लगेगा एक्सरे खत्म होने में। कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे में अपने को कितना टाइम लगा था पहले? हाँ, तो कितना टाइम लगा था उस वीडियो में? ठीक है, वो 12 के बच्चे थे ना, आप 13 के बच्चे हो, आपको फास्ट करा देंगे। देख लिया आप लोगों ने? आगे बढ़ा जाए? यस सर। तो इस पे जो सवाल है वो आप खुद करोगे। खुद कैसे करोगे? मैंने आपको बता दिया सवाल कब का है,
1999 का सवाल है। आइडिया देता हूँ सवाल क्या है। सवाल लिखा हुआ है मेरे पास। एक वुडन स्टिक दे रखी है जिसकी लेंथ आपको दे रखी है, इसका रेडियस भी दे रखा है, रेडियस r है और लेंथ l बता रखी है। क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि एक स्मॉल पीस ऑफ एटम जिसका वॉल्यूम नेग्लिजिबल है, एटम मतलब एलिमेंट, मेटल आपको लगाना है इसके नीचे। नेग्लिजिबल वॉल्यूम का मतलब इसका वॉल्यूम, मतलब आपको ये मानना है कि जो मेटल पीस है इसका कोई वॉल्यूम नहीं है लेकिन इसका मास है। कितना मास है इसका? m। तो ये इस तरह से अटैच करना है, इसकी कम से कम वैल्यू बताओ जिससे कि ये बंदा, ये रॉड पानी के अंदर वर्टिकली या एक लिक्विड के अंदर वर्टिकली तैर सके। ये लिक्विड है जिसकी डेंसिटी आपको दे रखी है, और वो डेंसिटी है सिग्मा और ये है रो। हम चाहते हैं कि ये रॉड वर्टिकली इसमें तैर सके, उसके लिए ये मास कम से कम कितना होना चाहिए। समझ गए? ये सवाल आपसे बोला जा रहा है, तो आप बताओ इस क्वेश्चन को आप कैसे करोगे। टॉक वर्क क्यों निकालोगे? अभी तक समझाया ना मैंने आपको क्या करना है। अगर आप चाहते हो कि वर्टिकली तैर सके तो उसकी एक ही शर्त है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी सेंटर ऑफ बायन्सी से नीचे होना चाहिए, तभी ये तैरना इंपॉर्टेंट नहीं है, इस बार वर्टिकली तैरवाना है आपको। आप इस बात को समझिए, फ्लोटिंग तो करा ही देंगे अपन, लेकिन वर्टिकल फ्लोटिंग कराने के लिए अभी हमने सीखा, आप चाहते हो कि लगातार वर्टिकली फ्लोट करे, उसके लिए सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ होना चाहिए? सेंटर ऑफ बायन्सी के नीचे होना चाहिए। तो आप मुझे बताओ क्या आप इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकाल सकते हो? सेंटर ऑफ मास चैप्टर पढ़ाई कि नहीं पढ़ा अपन ने? उससे निकालो ना। इस पूरी रॉड का मास कहाँ मानेंगे? सेंटर पर। एक मास ये है, दूसरा मास वो है। अब सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट निकालो फटाफट। जैसे ही सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट निकाल दो, उसको निकाल के रख लो अपने पास कि हाँ वो भी एक चीज है अपने पास। आप चाहो तो टॉप पॉइंट से भी निकाल सकते हो, चाहे बॉटम पॉइंट से भी, कहीं से भी आप सेंटर ऑफ मास की हाइट निकालो कहाँ पे आ रहा है, कि वो निकल जाएगा। उसके बाद अपन मालूम करेंगे सेंटर ऑफ बायन्सी कहाँ पे आएगा। सेंटर ऑफ बायन्सी मैं निकालता हूँ, उसके लिए मुझे ये मालूम करना पड़ेगा कितना पोर्शन इसका डूबा हुआ है। तो मैंने मान लिया x डूबा हुआ है, x इंटू पाई आर स्क्वायर इंटू सिग्मा जी, ये एफ बी हो गया। इसको मैं बराबर करूंगा ग्रेविटी फोर्स के। ग्रेविटी फोर्स होगा m प्लस रॉड का मास निकालोगे तो l पाई आर स्क्वायर रो इंटू जी। यहां से मुझे x मिल जाएगा, वो जो भी x आएगा उसका आधा होगा हाइट ऑफ CB। हाइट ऑफ CB होगा x/2। तो मैंने मालूम कर लिया है, x निकाल देंगे यहां से, x/2 हाइट पे सेंटर ऑफ बायन्सी होगा। सेंटर ऑफ ग्रेविटी की हाइट आपने निकाल दी होगी, उसको बस x/2 से छोटा करना है, क्वेश्चन खत्म। इतना सही करना है आपको, आंसर आ जाएगा आपका। क्या बता पा रहे हो? सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट निकाल पा रहे हो क्या आप लोग? यस सर। वो निकालने के लिए सबसे पहले इसका टोटल मास निकालो। कितना आएगा टोटल मास? l पाई आर स्क्वायर रो, मास आ गया, इंटू l/2 प्लस m इंटू 0, ये किया ना आपने, m प्लस l पाई आर स्क्वायर रो, ये आ गया आपका yc। इस yc को यहाँ रखना, वहां से x निकाल के उसको यहाँ रखना, आपको अपने आप आंसर मिल जाएगा। कैलकुलेशन करनी पड़ती है, एडवांस मतलब बहुत कुछ करना पड़ता है, मेंस मतलब हो गया चलो खत्म। मेंस में ऐसा क्वेश्चन कभी नहीं दे सकता। मेंस के एग्जामिनर्स जो भी होंगे वो आपको ऐसा क्वेश्चन किसी हालत में नहीं दे सकते, ये आप मान के चलना। वो ये पूछ सकते हैं कि सेंटर ऑफ बायन्सी की हाइट सेंटर ऑफ ग्रेविटी से ऊपर होनी चाहिए, नीचे होनी चाहिए, वो तो पूछ सकते हैं, लेकिन इस लेवल की कैलकुलेशन, इसमें बहुत माथा बच्ची कैलकुलेशन में आप जब करेंगे तो आपको ये एहसास होगा कि ऐसा क्वेश्चन तो मेंस वाले तो आपसे कभी नहीं पूछेंगे। चलिए लिख लिया आप लोगों ने। अगला क्वेश्चन ऐसे पूछा गया था, क्या बोल रहे हो? पूछा था कि ये मास की वैल्यू कम से कम कितनी होनी चाहिए। डिटरमाइन द मिनिमम वैल्यू ऑफ मास, डिटरमाइन द मिनिमम वैल्यू ऑफ मास m for vertical equilibrium of rod। जब ये वर्टिकल इक्विलिब्रियम बोल रहा है तो उसका एक्चुअली मतलब था वर्टिकल स्टेबल इक्विलिब्रियम। वर्टिकल स्टेबल इक्विलिब्रियम आप लिख लो।
अगर उसको हिलाओगे ढुलाओगे तो वैसे ही इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। वो स्टेबिलिटी हम चाहते हैं उसकी कि वो हिलने के बावजूद सीधा पड़ा रहे। वो तभी हो सकता है आप एक लकड़ी का टुकड़ा लेना और एक बहुत भारी मास उस नीचे लगा देना, फिर उसको पानी में छोड़ देना, फिर वो ऐसा ही रहेगा। समझ गए? मान लीजिए किसी पानी में आपको ऐसे बाउंड्री दिखाते हो, कैसे दिखाते हैं पानी है बाउंड्री की, ये तुम्हारा इलाका है मेरा इलाका है, ऐसे तो बनाते हो। उसमें ये लकड़ी की होती है या प्लास्टिक की होती है, नीचे लोहे की चीजें होती है, उसमें वो तैरती है, वो ऐसी सीधी रहती है। तो इस तरह से पानी में आप बाउंड्री बना सकते हो कि हमारा इलाका है। बनाई तो है बने पानी की बाउंड्री, सारी वर्टिकल हो जाएगी ना, नहीं होती क्या? कई पिक्चर में दिखाते हैं पानी की बाउंड्री। अरे भाई पानी के समुद्र के ऊपर बाउंड्री दिखाते हैं कई पिक्चर में। भाई क्या बातें कर रहे हो आप? क्या आपको इससे आगे नहीं जाना? ये डेंजरस इलाका है। नदियों में दिखाते हैं ये डेंजरस इलाका है, इसके आगे नहीं जाना। पानी के अंदर ऐसी बाउंड्री बनाई जा सकती है। समझ में आ गया? आगे बढ़े, चलिए हटा दो मैं इसको। अब अगला सवाल आपके लिए है। अगला सवाल टॉर्क के लिए। एक सॉल्व किया आपने? आंसर आया कुछ आपका? ठीक है, अच्छी बात है किया तो। आइए अगला सवाल लीजिए। ये एक स्फीयर आपको दे रखा है और ये स्फीयर ऐसा है कि इसकी जो डेंसिटी है वो यूनिफॉर्म नहीं है, नॉन यूनिफॉर्म है। तो नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है इसके मास का, नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास। इस वजह से इसका जो सेंटर ऑफ मास है वो यहाँ ना होकर के यहाँ है। तो इसका सेंटर ऑफ मास थोड़ा सा शिफ्ट हो गया है और जो दूरी है ना वो दूरी आपको दे रखी है डी। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास अगर यूनिफॉर्म होता है, अगर डिस्ट्रीब्यूशन, तो सेंटर ऑफ मास कहाँ होता है? बिल्कुल बीचों बीच। लेकिन यहाँ पे कहाँ दे रखा है? यहाँ पे दे रखा है। ये क्लियर है बात? ठीक है, ये इसका सेंटर है और वो इसका सेंटर ऑफ मास है, दोनों में अंतर है। इसकी एवरेज डेंसिटी आपको दे रखी है। एवरेज डेंसिटी मतलब होता है जो वेरिएबल डेंसिटी है, आपको उसकी एवरेज डेंसिटी तो दे रखी है। एवरेज डेंसिटी है रो। इस पूरे की एवरेज डेंसिटी आपको रो गिवन है, ये क्वेश्चन में आपको इन्फॉर्म करी गई है। आपको इसका रेडियस भी दे रखा है, ठीक है। डेंसिटी ऑफ लिक्विड भी आपको दे रखी है। जिस लिक्विड में आपने इसको छोड़ा है उसकी डेंसिटी कितनी है? रो। और मैं इस समय इसको लिक्विड के अंदर रखा हुआ है और मैं इसको रिलीज कर रहा हूं फ्रॉम द रेस्ट। हाँ, दोनों बराबर है। इस स्फीयर को मैं लिक्विड के अंदर ऐसे छोड़ रहा हूं, अब मैं रिलीज करने वाला हूं इसको फ्रॉम द रेस्ट। तो लिखो आप, स्फीयर इज फर्स्ट टेकन इनसाइड द लिक्विड एंड देन रिलीज्ड from the rest. Sphere is first taken inside the liquid. Sphere is first taken inside the liquid and then released from the rest. Sphere is first taken inside the liquid and then released from the rest. Sphere first taken inside the liquid and then released from the rest. तो from the rest आपने उसे रिलीज कर दिया है। अब उसके रिलीज करने के बाद एग्जामिनर आपसे क्या पूछ रहा है आप वो सुनिए। रिलीज फ्रॉम द रेस्ट के बाद एग्जामिनर आपसे ये पूछ रहा है, दो ऑप्शन। पहला क्वेश्चन तो ये पूछ रहा है वेयर सी विल गो जस्ट आफ्टर द रिलीज। वेयर सी विल गो जस्ट आफ्टर द रिलीज। रिलीज करने के बाद सी कहां जाएगा? पहला ऑप्शन डाउनवर्ड, दूसरा ऑप्शन अपवर्ड, तीसरा ऑप्शन लेफ्ट, चौथा ऑप्शन राइट और एक और ऑप्शन है कहीं नहीं जाएगा, वहीं रहेगा। बताइए, पहला क्वेश्चन तो मेरा आपसे यही है। सर ये Right. सॉलिड स्फीयर है ना? हाँ, solid sphere. Solid sphere having non-uniform density. Average density is given, which is equals to density of liquid, and radius is also given. Center of mass और C के बीच में दूरी, ये दूरी हो जाए कुछ काम नहीं आएगी अभी कैलकुलेशन में, क्योंकि अभी आपसे कैलकुलेशन करवाई नहीं जा रही। अगला सवाल आपसे कैलकुलेशन का भी होगा। राइट। कर लिया आपने क्वेश्चन? राइट, एक बच्चा राइट बोल रहा है। राइट कैसे बोला आपने, समझाओ। सर अपवर्ड जाना चाहिए।
अपवर्ड, एक आंसर अपवर्ड आ रहा है, एक आंसर सर अपवर्ड भी आ रहा है। हाँ देखो बच्चों, सबसे पहले तो आप फोर्स बनाओ, कौन कौन से फोर्स आएंगे। एक आएगा ग्रेविटी फोर्स जो यहाँ आएगा, और एक आएगा एफपी फोर्स जो कि डिस्प्लेस वॉल्यूम के सेंटर पे आएगा। दोनों फोर्स आ गए। आप मुझे ये बताओ कि दोनों फोर्स की वैल्यू कितनी कितनी आ रही है। व्हाट इज एफपी? अगर आप एफबी की वैल्यू देखोगे तो एफबी होता है डेंसिटी ऑफ लिक्विड इनटू वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इनटू जी। एग्री? ठीक है, अब बात करते हैं कि इसका ग्रेविटी फोर्स कितना आएगा। ग्रेविटी फोर्स आप बोलोगे mg। मास कैसे मिलेगा? आपको एवरेज डेंसिटी पता है। एवरेज डेंसिटी का मतलब पता है क्या होता है? मास अपॉन वॉल्यूम, टोटल मास अपॉन टोटल वॉल्यूम, दिस इज नॉन एज एवरेज डेंसिटी। तो मास कितना आ रहा है? रो इंटू वी तो आ रहा है। तो ग्रेविटी फोर्स भी आप देखोगे तो वो भी वही आ जाएगा जो बॉयंसी फोर्स है, राइट? दोनों फोर्स बराबर आ रहे हैं। नेट फोर्स कितना है? 0। अगर नेट फोर्स 0 है इसका मतलब रिलीज करने के बाद सेंटर ऑफ मास चुपचाप रहेगा। आपने इसको रिलीज फ्रॉम रेस्ट किया ना, और एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास कितना आ रहा है? 0, क्योंकि नेट फोर्स 0 है। तो इस बॉडी का सेंटर ऑफ मास अपनी जगह से हिलेगा भी नहीं छोड़ने के बाद, वो तो वहीं पड़ा रहेगा। एग्री? वो तो वहीं पड़ा रहेगा। पर मैंने आपसे इसका नहीं पूछा, मैंने आपसे इसका पूछा है कि ये कहाँ जाए। क्या कोई टॉक लग रहा है? टॉक लग रहा है? टॉक टॉक अबाउट सेंटर ऑफ मास। टॉक अबाउट सेंटर ऑफ मास क्लॉकवाइज की एंटी क्लॉकवाइज? क्लॉकवाइज। एफ बी का आ रहा है ना, देखो आप एफ बी इंटू डी करोगे तो आ जाएगा, इसका तो कुछ आएगा नहीं। तो क्लॉकवाइज टॉक लग रहा है, यानी छोड़ने के बाद ये घूमेगा, और वो भी इसके अबाउट घूमेगा। इस बार क्यों बोला मैंने इसके अबाउट? क्योंकि इस बॉडी पर यही एक ऐसा पॉइंट है जो अपनी जगह से नहीं हिल रहा। जब ये बॉडी घूमेगी तो इस बॉडी पे कौन सा पॉइंट है जो अपनी जगह से नहीं हिल रहा? सेंटर ऑफ मास। इसका मतलब ये बॉडी क्या कर रही है? प्योर रोटेशन। किसके अबाउट? सेंटर ऑफ मास के अबाउट। बॉडी डू प्योर रोटेशन अबाउट सेंटर ऑफ मास। ये हमको यहाँ पे दिख रहा है। तो आप कह सकते हो बॉडी ऐसे घूमेगी, तो अगर मैं सेंटर ऑफ मास के अबाउट एक सर्कल बनाऊं, ये पॉइंट अगले ही पल थोड़ा ऊपर जाएगा। एग्री? इसके बाद तो वेलोसिटी किधर है? ऊपर की तरफ, अगले ही पल। तो ये अपवर्ड आ जाएगा आंसर। सबको समझ में आ गया? डाउट? अब मैं आपसे पूछता कि सेंटर ऑफ मास कहाँ जाएगा? वो कहीं नहीं जाएगा, वो वहीं रहेगा। अब अगर मैं आपसे कैलकुलेशन भी करवा लूं, ये भी पूछ लूं कि बताओ एंगुलर एक्सेलरेशन कितना होगा इफ moment of inertia about the axis passing through C is I, then determine alpha। बोलो क्या बोल रहे हो? इनिशियली डिटरमाइन अल्फा। इनिशियली शुरुआत में कितना अल्फा था ये बताओ। इनिशियल एंगुलर एक्सेलरेशन आपको निकालना है। जस्ट आफ्टर रिलीज आपको बताना है कि एंगुलर एक्सेलरेशन कितना रहा होगा। सर रो वीजी डी अपॉन एल आई, सॉरी। अगर आपको एंगुलर एक्सेलरेशन निकालना है किसी बॉडी का और वो हिंज करी हुई नहीं है तो क्या करते हो आप? लिखते हो ना आप टॉक अबाउट सेंटर ऑफ मास आईसीएम अल्फा। टॉक अबाउट सेंटर ऑफ मास में ग्रेविटी का कोई टॉक नहीं आएगा। टॉक केवल किसका आएगा? एफबी का आएगा। कितना आएगा टॉक? एफबी इंटू डी। एग्री? अब आपको आईसीएम नहीं पता, आईसीएम निकालो फटाफट। आई प्लस एम डी स्क्वायर। कितना आ रहा है तुम बताओ आईसीएम? इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई दे रखा है। मुझे बताओ आईसीएम कितना होगा? आई प्लस आई। सबको समझ में आता है? कितना आया तुम्हारा बताओ? नहीं, आईसीएम से शिफ्ट करते हैं ना, भूल गए? हाँ सही बोला। ये सबको समझ में आता है? आईसीएम को यहाँ पे शिफ्ट करेंगे तो ये होता है, और ये हमको मालूम है। ये एक सिली मिस्टेक है जो बच्चा कर सकता है। वो क्या करेगा? आई प्लस एम डी स्क्वायर कर देगा। ये मिस्टेक नहीं करनी है। हमें आईसीएम निकालना आता है, वो ऐसे ही निकलेगा जैसे आपको दिखाया जा रहा है।
आई माइनस एम डी स्क्वायर। अब आईसीएम मिल गया, इसको वहां रख देंगे। एफ बी की वैल्यू आपने निकाली रखी है, कितनी है एफ बी की वैल्यू, रो वी जी। और वॉल्यूम के लिए आपको पता है क्या करना पड़ेगा, रेडियस दे रखा है ना आपको, तो वॉल्यूम निकाल सकते हो। एफ बी टी इज इक्वल्स टू आई माइनस एम डी स्क्वायर इंटू एल्फा। यहां से आपको एल्फा मिल जाएगा, रो इंटू 4/3 पाई आर क्यूब जी टी अपॉन आई माइनस एम डी स्क्वायर, लाइक दिस। एग्जामिनर आपसे ये भी पूछ सकता है कि जस्ट आफ्टर रिलीज आप मुझे ये बताओ कि ये जो पॉइंट आपको दिख रहा है ए पॉइंट, इस ए पॉइंट का एक्सेलरेशन बी के रेस्पेक्ट में कितना है। जस्ट आफ्टर रिलीज डिटरमाइन द एक्सेलरेशन ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू दिस पॉइंट। अल्फा तो निकाल रखा है, बताओ। डिटरमाइन acceleration of A with respect to B just after release. बताओ। 2 अल्फा आर, सबको समझ में आ गया? 2 अल्फा आर, आंसर इज 2 अल्फा आर। आपको बता चुका हूं मैं, रोटेशन में आप एक पॉइंट जो बैठ के दूसरे पॉइंट को देखते हो तो आपको क्या लगता है, सर्कुलर मोशन करता हुआ। ओमेगा तो 0 है जस्ट आफ्टर रिलीज, तो एक्सेलरेशन के नाम पे कौन सा है, अल्फा आर। दूरी कितनी है ए और बी के बीच में, 2r। ये सब हमने बहुत पहले कर रखा है, 2 अल्फा आर। सबको समझ में आ गया ये बात? अगर मैं आपसे पूछता है एक्सेलरेशन ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू सी, तो आंसर क्या होता, अल्फा आर। अगर मैं आपसे पूछता है एक्सेलरेशन ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास, अल्फा आर प्लस टी। क्लियर है? डायरेक्शन ऊपर की तरफ आएगा। अगर आप बी पे खड़े होके ए को देखोगे तो सर्कुलर मोशन करता हुआ दिखेगा, बी से देखोगे तो ए सर्कुलर मोशन करेगा, रेडियस 2r का, और उसका एक्सेलरेशन 2 आता है, एक रेडियल और एक टेंजेंशियल। पर रेडियल तो 0 आएगा क्योंकि ओमेगा तो है ही नहीं, तो एक्सेलरेशन केवल इधर ही आएगा और वो आएगा 2 अल्फा। तो कभी कभी इस लेवल के सवाल भी एग्जामिनर पूछ सकता है। ये सवाल आप अगर ढंग से देखेंगे तो ये आरबीडी का सवाल है। पर फ्लूइड मैकेनिक्स में क्योंकि टॉर्क होता है इसलिए आरबीडी भी हो सकता है। लिख लिया आप लोगों ने? ठीक है, आगे बढ़े। हमें फ्लूइड स्टैटिक का आखिरी टॉपिक पढ़ना है, पास्कल लॉ। फिर अपन फ्लूइड डायनामिक्स स्टार्ट करेंगे। सर डायनामिक कितने दिन चलेगा? 2 दिन। उसके बाद आप क्या करोगे बताओ? सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन। इतना क्यों पूछते हो, कौन सा दिन कितने दिन चलेगा? एक होता है ना, जैसे कोई मान लो आप एक्टर हो, आपकी कोई डेट है, हाँ भाई इस मूवी की डेट दे रहा हूँ मैं, कितने दिन शूटिंग होगी बताओ। अब सवाल ऐसे पूछते हो, शूटिंग कितने दिन होगी, हमारे पास इतने दिन है, 10 दिन की शूटिंग है तो हम पढ़ सकते हैं, वरना भैया दूसरा चैप्टर पढ़ाओ हमको। ऐसा है तो हर चैप्टर हम फटाफट खत्म कर सकते हैं, उसमें कौन सी बड़ी बात है। लेकिन आज मुझे मालूम पड़ा कि अपना जो जेडी का आपसे ऊपर वाला बैच है वो भी आपके बराबर ही चल रहा है, फ्लूइड मैकेनिक्स पे आ गया ना वो भी। तो इसमें आप लोगों का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, इसमें कोई डाउट नहीं है, क्योंकि आप लोग इतना जेल पाते हो इसलिए आपको हम उसके बराबर ला पाए, वरना नहीं ला पाते। आप जेल पाए ना इसलिए ला पाए उसके बराबर, वरना कैसे लेके आते हैं? अच्छा ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखिए पास्कल लॉ। पास्कल लॉ लिखिए। पास्कल लॉ क्या कहता है वो लिखिए। when in a confined fluid, confined का मतलब वो बंद हो, confined fluid का मतलब है कि वो बंद हो, उसको 4 दीवारी में आपने बंद कर रखा है। when in a confined fluid we change pressure at one point. We change pressure at one point, then same change
get transmit, same change get transmit to every point, same change get transmit to every point in that confined fluid, in that confined fluid. आप एक जगह प्रेशर में चेंज करोगे, उतना का उतना ही चेंज पूरे फ्लूइड में हर जगह आएगा, ये तो आना ही है। आप देखिए ये एक फ्लूइड है कन्फाइंड, पकड़ रखा आपने, सोचा हो तरफ से बह नहीं रहा ना, स्टैटिक कंडीशन में कन्फाइंड फ्लूइड है। इस समय आपको पता है इस पॉइंट का जो एच गहराई पर है प्रेशर कितना है, पी नॉट प्लस रो जी एच। मान लो आपने ऊपर एक मास रख करके प्रेशर बढ़ा दिया, या आपने खुद ने फोर्स लगा दिया, और मान लो आपने ऊपर जो प्रेशर बढ़ाया वो पी से बढ़ा दिया, तो ऊपर प्रेशर कितना हो गया, पी नॉट प्लस पी। यहाँ बताओ अब नया प्रेशर यहाँ कितना होगा, क्या ये पहले से ज्यादा नहीं हो गया? तो आपने जब वहां पे प्रेशर पी से बढ़ाया तो यहाँ पे प्रेशर कितने से बढ़ गया, यहाँ पे भी फॉर्मूला लगाओगे तो पहले से ज्यादा ही आएगा। तो आप एक जगह पे प्रेशर बढ़ाओगे ना, तो उस कन्फाइंड फ्लूइड के अंदर हर जगह प्रेशर क्या हो जाएगा, उतने से ही बढ़ेगा जितने से आप एक जगह पे बढ़ाओगे। क्या आप सबको ये क्लियर है? इसका इम्पैक्ट क्या क्या होता है, रियल लाइफ में भी हो सकता है। क्या आपने पास्कल लॉ कभी रियल लाइफ में यूज किया है? कब किया था आपने, कब किया बताओ? आपने कब यूज कर लिया, करिए हाइड्रोलिक क्रेन यूज आपने? सर स्कूल में बलून वाला प्रैक्टिकल कराया गया था। पानी में बम पड़ा था सर। जो आपको पसंद हो पसंद कर लो आप, ठीक है। ये जो चीज आपने देखी है ना, टूथपेस्ट डेली आप यूज करते हो, या यूजिंग पास्कल लॉ है। आप सोचिए इसके अंदर एक लिक्विड है जिसको हम सेमी लिक्विड बोलते हैं। जो पेस्ट होता है ना वो पूरा सॉलिड नहीं होता, तो वो कंप्लीट लिक्विड भी नहीं होता, बहुत गाढ़ा लिक्विड आप उसे कह सकते हो जो इसके अंदर होता है, पेस्ट। आप यहाँ प्रेशर अप्लाई करते हो, यू इंक्रीज प्रेशर हियर एंड दैट गेट ट्रांसमिट टू हियर आल्सो। अगर एक ढक्कन भी लगा रखा हो ना आपने, तो जैसे ही आप यहाँ प्रेस करोगे ना अच्छा खासा, क्या हो जाएगा, ढक्कन बाहर आ जाएगा, क्योंकि यहाँ का जो पेस्ट है इस पे प्रेशर पड़ेगा और वो ऐसे बाहर निकलेगा। तो यही है और कुछ नहीं है। तो पास्कल लॉ ये है जो आपने भी देखा, समझ में आ गया? ये एक नॉर्मल एग्जांपल है, और भी एग्जांपल आपको दिखाते हैं पास्कल लॉ के। अब थोड़ा मजेदार कंसेप्ट होगा। ये इसमें फ्लूइड भर दिया आपने, यहाँ एक ऐसी जगह बना दी आपने, और यहाँ एक पिस्टन लगा रखा है, इस फ्लूइड को कन्फाइन कर रखा है, ठीक है। यहाँ एक और लगा दिया आपने, इस बार बड़ा एरिया का है, ये एरिया ए है और ये एरिया 2A है। एक और लगा दो, इसका एरिया 3A है। यहाँ पे F1 फोर्स लग रहा था, यहाँ पे F2 फोर्स लग रहा था, यहाँ पे F3 फोर्स लग रहा था, और ये पूरा का पूरा फ्लूइड इक्विलिब्रियम में था। अब मेरा आपसे सवाल क्या है? मेरा आपसे सवाल ये है कि मैंने यहाँ पर अपने इस फोर्स को थोड़ा सा बढ़ा दिया। अभी ये F1 है, मैंने इसको, यह एक काम करते हैं, अभी समझ में आ रहा कुछ कुछ क्या कर रहा हूं मैं? मैंने F1 को बढ़ा दिया। आपको ये बताना है कि अगर मैं F1 को बढ़ाऊंगा तो इस फ्लूइड को इक्विलिब्रियम में बनाए रखने के लिए इस वेसल के अंदर क्या मुझे F3 और F2 में भी कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे, या आपको लगता है कि नहीं करने पड़ेंगे? करने पड़ेंगे। मेरा क्वेश्चन सुनिए क्या है। अगर मैंने F1 को 10 न्यूटन से बढ़ाया, इंक्रीज बाई 10 न्यूटन, then to keep this liquid in equilibrium condition, क्या मुझे यहाँ पर और यहाँ पर भी अपने प्रेशर चेंज करने पड़ेंगे? What do you think? नो। कैसे चेंज करने पड़ेंगे? मतलब यहाँ पे अगर मैंने 10 न्यूटन बढ़ाया तो आपका मानना है कि यहाँ भी 10 न्यूटन और लगाने पड़ेंगे? क्वेश्चन लिखो आप। When F1 is increased by 10 न्यूटन, हाँ पहले क्वेश्चन लिखो। When F1 is increased by 10 न्यूटन, then when F1 is increased by 10 Newton, by what amount F2 and F3 needed to increase to keep water in static condition? If F1 is increased by 10 Newton, then by what amount F3 and F2 are increased to keep the fluid in a static condition? देखो बच्चों, अगर आपने यहाँ पर अपना 10 न्यूटन से बढ़ाया तो आपने यहाँ पे प्रेशर अचानक इंक्रीज कर दिया है। कितने से? प्रेशर इंक्रीज का फॉर्मूला होगा
जितना आपने फोर्स बढ़ाया है कोई तो एक्स्ट्रा है, डिवाइडेड बाय एरिया, तो 10/2A, दिस इज द प्रेशर इंक्रीमेंट। ये आपने प्रेशर इंक्रीज किया। पास्कल लॉ ये कहता है कि अगर आपने एक जगह पे प्रेशर इंक्रीज किया, फ्लूइड कन्फाइन है, तो यहाँ पर भी प्रेशर उतने से बढ़ेगा, यहाँ पे भी 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 उतने से बढ़ेगा। तो जितना सर फोड़ के ये लोग पहले प्रेशर लगा रहे होंगे उसको तो आप इससे बैलेंस कर पा रहे थे, लेकिन अब क्या हुआ है, अब प्रेशर बढ़ गया है। कितने से बढ़ा है? F/A से। तो यहाँ पर जो एक्स्ट्रा प्रेशर आया है, एक्स्ट्रा प्रेशर जो बढ़ के आया है वो कितना है? वो है 5/A। तो उस एक्स्ट्रा प्रेशर का एक्स्ट्रा फोर्स कितना आ रहा है? एक्स्ट्रा फोर्स तो निकालो, प्रेशर का 5/A को मल्टीप्लाई करो ना एरिया से, कितना है? 50 न्यूटन। दिस इज द एक्स्ट्रा। समझ में आ रहा है? इस एक्स्ट्रा फोर्स को जो फ्लूइड पार्टिकल्स लगा रहे हैं उसे बैलेंस करने के लिए आपको क्या लगाना पड़ेगा? एक्स्ट्रा फोर्स। कितना फोर्स लगाना पड़ेगा? 50 न्यूटन। आ गया सबको समझ में? अब तो आप यहाँ का तो बता ही सकते हो कितना होगा। आ गया सबको समझ में? यहाँ पे कैसे, अगर यहाँ पे आप देखोगे तो एक्स्ट्रा प्रेशर कितना आया? 5/A। उसका फोर्स कितना आया? 5/A इंटू A, यानी 5 न्यूटन। इस 5 न्यूटन ये एक्स्ट्रा है, पहले जो था वो तो है ही, ये एक्स्ट्रा है जो आपने इंक्रीमेंट किया है। तो आपको यहाँ पे अपना जो फोर्स लगाना पड़ेगा वो भी एक्स्ट्रा कितना लगाना पड़ेगा? 5 न्यूटन। तो हमारा आंसर आ गया 50 न्यूटन एंड 5 न्यूटन। क्या आप सबको ये कंसेप्ट समझ में आ गया कि पास्कल लॉ की इंपॉर्टेंस आप देखिए, आपने एक जगह बढ़ाया तो आपको बाकी जगह भी बढ़ाना पड़ेगा। तो डाउट किसी को इसमें? इसी क्वेश्चन को एक चालाकी भरे अंदाज से पूछूं मैं आपसे। अब इतनी बड़ी चालाकी कि आप चक्कर खा जाओगे एक बार। ये क्या है? आप चालाकी देखना। इन सबका एरिया सेम है, 3 ही बनाते हैं अपन, जैसे 3 बनाए थे, तीनों का एरिया भी सेम रख दिया मैंने। अब मैं आपसे क्या बोल रहा हूँ, तीनों ने पहले से कुछ ना कुछ तो फोर्स लगी रहा होगा, सब तीनों पे कुछ ना कुछ तो फोर्स पहले से ही लग रहा होगा। मैंने यहां पर एक्स्ट्रा फोर्स लगाया F न्यूटन, इधर भी एक्स्ट्रा फोर्स लगाया F न्यूटन, एक नया फोर्स मैंने लगाया F न्यूटन, इधर ही मैंने एक्स्ट्रा फोर्स लगाया F न्यूटन। आप मुझे बताओ, मैंने इधर भी लगाया, इधर भी लगाया, यहां बताओ प्रेशर में कितना चेंज आया? मिड पॉइंट पे प्रेशर में चेंज बताओ। F/A है। सबको समझ में आ गया F/A क्यों? असल में आपने जब एक्स्ट्रा फोर्स लगाया होगा तो आपको ऐसा फील आ रहा होगा सर मैंने 3 जगह से F/A लगाया तो टोटल तो 3 F/A हो जाना चाहिए, है ना? ऐसा फील आया ना? लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है। असल में हो क्या रहा है, यहाँ पे जब एक्स्ट्रा फोर्स लगाया होगा तो वहीं से प्रेशर कितना आ गया होगा? F/A। और उसी F/A को बैलेंस करने के लिए आपको ये FF लगाने पड़े होंगे। क्लियर है? सबको समझ में आ गया? तो ये एक कंसेप्ट है, ये क्लियर हो गया आप सबको? नो डाउट? ठीक है। क्या आपने अपनी जिंदगी में कभी माजा पिया है? ऐसा कोई चीज पिया हो आपने, कोल्ड ड्रिंक? ठीक है, वापस से पियो तो ऐसा पास्कल लॉ भी ला के देखना। इसको ऐसे प्रेस करना, पूरा लबालब भरा होगा ना ये, उसमें ये डालना ट्यूब, स्ट्रॉ पूरा डालना और फिर ऐसे प्रेस करना, ज्यादा तो नहीं, उछल के बाहर आ जाएगा वो, प्रेस करना। आपने जैसे ही इस कन्फाइंड फ्लूइड पे प्रेशर बढ़ाया, F फोर्स लगाया दोनों तरफ से, तो F/A का आपने प्रेशर इंक्रीज किया। उस प्रेशर इंक्रीज की वजह से अगर पहले ये पानी यहां तक था माजा भरा हुआ, तो माजा यहीं तक था पहले, पर आपके प्रेस करने के बाद ये माजा यहां तक आ जाता है। लॉजिक, प्रेशर इंक्रीमेंट। आपने जैसे ही बढ़ाया, यहाँ का प्रेशर पहले जितना था उससे बढ़ गया ना, तो प्रेशर बढ़ने पर लिक्विड का लेवल क्या होगा? हाई होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो ये भी एक कंसेप्ट है। माजा भी आप पी सकते हो, इसमें भी पास्कल लॉ आप लगा सकते हो। ये भी एक आइडिया है। बहुत ज्यादा प्रेस करोगे ना तो चीज बाहर उछल के भी आ सकती है। आगे बढ़े, आगे बढ़े। ठीक है। नाउ हाइड्रोलिक जैक जिसकी आप बात कर रहे थे, हाइड्रोलिक
जैक, हम एग्जैक्टली वो जैक तो नहीं देखेंगे जो होता है असलियत में, हम तो उसका डायग्राम बनाएंगे। हाइड्रोलिक जैक में ये होता है कि एक पाइप बड़ा होता है चौड़ा और एक पाइप होता है पतला, इस तरह से। एक में क्रॉस सेक्शन एरिया कम होता है, यहाँ पे एक पिस्टन होता है और एक पिस्टन हो सकता है उसके लेवल पर हो और ये भी हो सकता है कि उसके लेवल पे ना हो, ऊपर बना रखा हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हमारा कंसेप्ट समझेंगे पहले। तो इसका एरिया A1 होगा, इसका एरिया A2 होगा, बड़ा एरिया होगा इसका, A2 A1 से बड़ा होगा। अब यहां पर एक प्लेटफॉर्म होगा जिसके ऊपर कार को रखा जाता है और वो कार को उठाने के लिए हम ये सारा इंतजाम कर रहे हैं। तो कार को उठाना है आपको ऊपर, ठीक है। जैसे सर्विस कंपनी होती है, कई बार कार को उठा के ऊपर ले जाती है, फिर नीचे से उसकी सफाई कर देती है। और कई लोग क्या करते हैं, खुद ही ऐसा बनाते हैं कि नीचे अंडरग्राउंड बना देते हैं, खुद ही उसमें घुस के रिपेयर कर लेते हैं, ठीक है। कभी कभी आपको सिर्फ इसका एक तरफ से उठाना होता है इसको, तो उस चीज को इसके नीचे लगा के अपन हाइड्रोलिक जैक को यूज करते हैं। तो हाइड्रोलिक जैक में हम करते क्या है, यहाँ पे ऑयल भरा होता है, लिक्विड। ऑयल मतलब लिक्विड, ये ऑयल है, ऑयल का मतलब होता है लिक्विड, ये भरा होता है। तो ये एक तरह का कन्फाइंड फ्लूइड हो गया आपका। देखो आप, अब कन्फाइंड फ्लूइड में अगर आप एक जगह पे अपना प्रेशर बढ़ाओगे तो वो प्रेशर जो आपने बढ़ाया वो कहाँ जाएगा, उधर चल जाएगा। तो मान लीजिए आपने यहाँ पर जो फोर्स अप्लाई किया, वट एवर फोर्स यू आर अप्लाइंग, मान लीजिए आपने जो फोर्स अप्लाई किया वो है F, ये अप्लाइड फोर्स है जो आपने अप्लाई किया। आपके ये फोर्स अप्लाई करने से प्रेशर इंक्रीज कितना हुआ, अगर आपसे कोई पूछे कि प्रेशर कितना इंक्रीज हुआ, F/A1। ये जो प्रेशर इंक्रीज हुआ वही यहाँ पे भी हुआ होगा, और इसी इंक्रीमेंट से आप इस कार को उठा पा रहे हो। तो ये बताओ कितना फोर्स कार को मिला होगा। प्रेशर इंक्रीज तो F/A1 से हो गया, फोर्स कितना डिलीवर हुआ वहां पे, F/A1। F/A1 तो आपका प्रेशर है ना, फोर्स बताओ ना, फोर्स कितना आ गया। तो फोर्स दैट डिलीवर, दैट एक्सर्ट, हमने जब F अप्लाई वहां पे किया तो यहाँ F नहीं मिला, यहाँ कुछ और मिला है। वो कितना मिला, वो मिला F/A1 इंटू A2। अगर आपका A2/A1 100 हुआ तो क्या होगा, देन फोर्स एक्सर्ट 100 टाइम्स ऑफ F हो जाएगा। सोचिए आपकी एक कार का वजन, मान लो कार जो है 1000 किलो की है, ठीक है। तो 1000 किलो के लिए आपको, आप कह सकते हो कि 1000 किलो का मतलब हुआ इतना न्यूटन फोर्स तो आपको लगाना ही पड़ेगा इसको लिफ्ट करने के लिए। इवन जीरो एक्सेलरेशन से लिफ्ट करना है ना, तो भी इतना फोर्स तो आपको लगाना पड़ेगा। तो आप बताओ इतना फोर्स आपको चाहिए, आपको लगाना कितना पड़ेगा अगर A2/A1 100 है तो। अरे यार इतनी सी बात ही समझेगा, इसका 100 कम कर दो ना। फोर्स अप्लाइड कितना होगा, फोर्स अप्लाइड होगा इसका 100 कम। अगर A2/A1 100 दे रखा है, क्या आप ऐसा, ये बात समझ में आ गया आपको। मैं एक बात बताता हूँ, F अप्लाइड अपॉन A1 इंटू A2 इज नथिंग बट F आउटपुट। अब समझ में आ गया आपको, ये फॉर्मूला है। तो मैं आपसे पूछ रहा हूं कि अगर आपको आउटपुट में इतना चाहिए तो लगाना कितना पड़ रहा है। 100 न्यूटन के लिए आपको कितना वजन रखना पड़ेगा यहाँ पर, 10 किलो। अगर आपने 10 किलो की बच्चे को भी खड़ा कर दिया ना वो फोर्स लगाने की जगह, वो 10 किलो का बच्चा भी इसको उठा देगा। आपको ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। भाई 10 किलो का बच्चा का वेट तो 100 न्यूटन होगा ना, तो उसको भी अगर वहां बिठा दोगे, बैठ जा बेटा, वही उठा देगा इसको। आप हाइड्रोलिक जैक की ताकत देखिए, उस हाइड्रोलिक ट्रॉली के अंदर जो एक ड्राइवर बैठा होता है ना, वो बस ऐसे ऐसे करता है और बड़ी बड़ी चीजों को उठा देता है। ये देखा आपने, जैक, क्रेन में भी तो, हाइड्रोलिक क्रेन में यही कंसेप्ट है। ऑयल पंप्स होते हैं उन सब में, आप बस यू करते हो और उससे आप फोर्स अप्लाई करते हो, थोड़ा सा फोर्स अप्लाई करके उसको इतना मैग्नीफाई किया जाता है कि आप उसे बड़ी बड़ी चीजों को हिला सकते हो। सर ऑयल के लेते हैं, डेंसिटी ऑफ लिक्विड का कोई रोल नहीं यहाँ पे। बोलो बेटा। सर ऑयल ही क्यों लेते हैं? वापस बोलो, क्या बोल रहे हो? सर ऑयल ही क्यों लेते हैं? ऑयल ही क्यों लेते हैं? ऑयल लेने के पीछे बहुत सारे कारण है। सबसे पहला, एक बात बताओ, ऑयल में लुब्रिकेंट क्वालिटी बहुत अच्छी होती है, मानते हो? दूसरी बात, तो जो ये जब ऊपर उठेगा ना, यहाँ पे
ऊपर उठाना है इसको, तो लुब्रिकेंट भी बढ़िया होना चाहिए। दूसरी बात, ऑयल जो है वो कूलिंग इफेक्ट भी अच्छा रखता है, और उससे ही बड़ी बात, ऑयल से रस्टिंग नहीं होती। ये पूरी चीज जो है ये रस्ट ना हो उसके लिए भी आप पानी को यूज कर सकते हो। पानी क्या करेगा? रस्ट कर देगा। ठीक है, पानी की एक और प्रॉब्लम है, पानी के चिपक जाता है, पानी छूटता नहीं है। क्या बोला मैं आपको, छूटता नहीं है, इसका मतलब क्या है? आप जैसे ना कटोरी लेना, उस कटोरी में पानी भरना और फिर उस पानी को निकाल देना, पूरी कटोरी की बाउंड्री पर हर जगह पानी चिपका हुआ रहेगा। ठीक है, और आप ऑयल लेना, ये चीज आप ऑयल में करना, हालांकि ऑयल भी चिपकता है लेकिन इतना ही चिपकेगा जितना कि पानी चिपकता है। समझ गए मैं क्या बोला आपसे? ऑयल की एक खास बात होती है, ऑयल चिपकता कम है, ये भी एक फैक्ट है, तो इसलिए ऑयल को यूज करते हैं। समझ में आ गया? यस सर। वरना आप पानी भी यूज कर सकते हो, प्रॉब्लम नहीं है उसमें, लेकिन मुझे लगता है पानी की चीज खराब जल्दी हो जाएगी, इसलिए पानी यूज नहीं किया जाएगा। आपके जो शॉकर्स होते हैं गाड़ियों के, उनमें भी ऑयल ही यूज होता है, पानी वहां भी यूज नहीं करते। शायद डेंसिटी का भी अंतर पड़ता हो, उसका भी फर्क पड़ता हो कुछ। अब ये टेक्निकल बात है, ये हमें नहीं समझनी इस सब चीजों को। समझ गए? पानी भी इनकम्प्रेसिबल है और ये भी इनकम्प्रेसिबल है, हम फ्लूइड को अपना इनकम्प्रेसिबल ही मान के चल रहे हैं। एक और कारण है, ऑयल थोड़ा गाढ़ा होता है, तो ऑयल को हम, पानी को क्या है, रोक पाना बहुत मुश्किल होता है। आप ये जो स्लाइड होगा ना हल्का फुल्का सा, उस स्लाइडिंग का जो गैप होगा, पानी उसमें से लीक हो सकता है, थोड़ा चांसेस रहता है हमेशा, और ऑयल को हम लीकेज को बहुत आराम से रोक सकते हैं, ये भी एक कारण हो सकता है। तो इसके बहुत सारे कारण हैं। सबको समझ में आ गया बात? सर वो लुब्रिकेंट के बाद क्या लिखा है? वेपर भी बन सकता है, जब इसमें हीट डेवलप होती होगी तो पानी वेपराइज भी हो सकता है। बोलो बेटा, क्या बोल रहे हो आप? सर लुब्रिकेंट के बाद क्या लिखा है? कूलिंग इफेक्ट भी होता है उसमें, और कोई रस्टिंग भी नहीं होती। आगे बढ़े अपन, आप सबको समझ में आ गया? पास्कल लॉ इज ओवर। इसमें एक और क्वेश्चन है, क्या आप ये मानते हो कि हमने एनर्जी में कोई इजाफा किया है? हमें आउटपुट में फोर्स तो अच्छा खासा मिल गया, पर क्या फोर्स आउटपुट जो हमें मिला है उसके साथ साथ एनर्जी में ये फायदा हुआ है क्या? क्या 10 किलो बच्चे के पास इतनी एनर्जी थी क्या जो उसको उठा पाया? एनर्जी के लिहाज से कुछ फायदा हुआ क्या, ये क्वेश्चन है। आप जब एफ फोर्स लगाए होंगे तो आपने वर्क डन कितना किया होगा? कितना नीचे लाया आप इसको? S1, तो कितना वर्क डन किया? इसको हम इनपुट वर्क पूछ रहा हूं मैं आपसे, इनपुट वर्क कितना हुआ? FS1। अब जरा आउटपुट वर्क डन निकालते हैं। जो फोर्स लगाया अपने आउटपुट में वो कुछ है, F आउटपुट, उसने भी तो डिस्प्लेस किया होगा इसको, कितना किया होगा? S2। और मैं आपको बता दूं A1 S1 कितना होना चाहिए? A2 S2। वॉल्यूम कंजर्वेशन कोई चीज होती है, तो वर्क डन बाई F आउटपुट अगर हम निकाले कि भाई हमने तो इतना वर्क डन किया, ऊपर कार पे कितना वर्क डन हुआ, अगर हम निकाले F आउटपुट इंटू S2, और F आउटपुट की वैल्यू कितनी है जो आपने F अप्लाई किया था, अपॉन A1 इंटू A2 इंटू S2, यही है ना? और A2 S2 किसके बराबर है चेक करो? A1 S1 की। तो F A1 S1 अपॉन A1 क्या आया? कुछ आया? कुछ अलग आया? नहीं आया। तो हम सिर्फ फोर्स लगाने के हिसाब से बाहुबली बने, एनर्जी के हिसाब से ऐसा नहीं हुआ कि एनर्जी बढ़ गई है हमारी। तो पास्कल लॉ के जरिए, हाइड्रोलिक जैक के जरिए आप कम फोर्स लगा के आउटपुट में ज्यादा फोर्स प्राप्त कर सकते हो, पर वर्क डन के लिहाज से आपने कुछ बेनिफिट प्राप्त नहीं किया है। जितनी एनर्जी आपने यहाँ लगाई थी उतनी ही एनर्जी वहां डिलीवर हुई है। अगर आप सोचिए इसका एरिया अगर 100 गुना बड़ा होगा तो इसका डिस्प्लेसमेंट भी यहाँ के डिस्प्लेसमेंट के मुकाबले 1/100 टाइम्स होगा ना? नहीं समझे क्या? अगर आपने यहाँ पे 2 सेंटीमीटर नीचे खिसकाया होगा तो वो कितना ऊंचा उठा होगा? 2/100 सेंटीमीटर। ये भी तो सोचिए, हल्का सा भी नहीं खिसका होगा वो। तो आपको इसको उठाने के लिए इसको काफी अंदर तक भेजना पड़ेगा, तब जाके वो कुछ अच्छा उठेगा। अगर एरिया का रेशियो 100 है तो। कोई डाउट? सबको क्लियर है? होता होगा, सब कुछ होता है। मैकेनिकल डिवाइस कोई भी होगा उसमें सब कुछ होगा, ठीक है? हीट वीट सब डिवाइस होगा, कुछ विस्कोसिटी होगी वो भी होगा। हम कौन सी चीज पढ़ा रहे हैं आपको? आइडियल केस। हम क्या पढ़ा रहे हैं आपको?
आइडियल केस। विस्कोसिटी नाम की एक चीज होती है, विस्कोसिटी, ऑयल की विस्कोसिटी कम होती है। ऑयल को लुब्रिकेंट के तौर पे क्यों यूज करते हैं? क्योंकि उसकी विस्कोसिटी कम होती है, उसमें विस्कोसिटी समझते हो आप थोड़ा बहुत, ड्रैग फोर्स कम लगते हैं ऑयल में, स्मूथनेस रहती है, मतलब उसमें रगड़न कम होता है, वैसा समझो सिंपल भाषा में, अभी तो ऐसे समझा सकता हूँ मैं आपको। तो जब ये तब मूवमेंट होगा तो इस मूवमेंट के दौरान लुब्रिकेंट भी रहे, उसके लिए हम ऑयल को यूज कर रहे हैं। हीट डेवलप होता होगा, एनर्जी भी लॉस होता होगा, ऐसा कभी नहीं होता होगा कि जितना एनर्जी आपने यहाँ लगाया उतना वहां मिल ही जाएगा, ऐसा नहीं होता है। लेकिन हम आपको जो पढ़ा रहे हैं उसमें सारे लॉसेस हमने क्या कर दिए, खत्म कर दिए, कोई लॉसेस नहीं हो रहा। हम ऐसी जगह पे जहाँ लॉसेस होते ही नहीं है। लेकिन रियल लाइफ में हर हाइड्रोलिक जैक में एनर्जी इनपुट एनर्जी आउटपुट बराबर नहीं होता। अभी आपको बस ये समझाया जा रहा है कि जितना वर्क डन आप यहाँ कर रहे हो, आप ये मत सोचो उससे ज्यादा एनर्जी आप वहां दे रहे हो, ठीक है। अगर हम लॉसेस जीरो भी कर दे तो भी एनर्जी ज्यादा नहीं आ रही, बराबर आ रही है। और अगर लॉसेस होंगे तो एनर्जी थोड़ी कमी पहुंचेगी वहां पे। सबको क्लियर है बात? कोई डाउट किसी को इसमें? तो लॉसेस तो हो रहे हैं इसमें। आगे बढ़े। तो दिस इज ऑल अबाउट फ्लूइड स्टैटिक्स। अब हम फ्लूइड डायनेमिक्स शुरू कर रहे हैं। आप बोलो तो इसको मिटा लेंगे या लिखते रहो आराम से। आप लिख लिया सबने? यस सर। सर यस सर। ये वाला लिख दिया, ये वाला साइड? हाँ सर। ठीक है। अब लिखिए फ्लूइड डायनेमिक्स। फ्लूइड डायनेमिक्स में हम ये मानेंगे कि हमारा फ्लूइड मूव कर रहा है। तो फ्लूइड इज मूविंग with respect to vessel or pipe in which it is present। पहला पॉइंट लिखिए, फ्लूइड इज मूविंग विथ रेस्पेक्ट टू वेसल और पाइप इन विच इट इज प्रेजेंट। जिसमें ये प्रेजेंट है ना, उसके रेस्पेक्ट में ये मूव कर रहा है। जब फ्लूइड मूव करता है उसके रेस्पेक्ट में जिसके अंदर वो है, तो उस कंडीशन को बोलते हैं फ्लूइड डायनामिक, राइट। आफ्टर फ्लूइड डायनेमिक्स, जैसे फ्लूइड डायनेमिक्स हो गया, अगला पॉइंट क्या आता है? पहला पॉइंट आप सब लोग समझ गए, फ्लूइड डायनेमिक्स में पहला पॉइंट ये होता है। दूसरा पॉइंट, नेग्लेक्ट एनी विस्कोसिटी। हम मान के चलेंगे कि किसी तरह का कोई एनर्जी लॉस नहीं हो रहा है, कोई विस्कोसिटी नहीं है, कोई ड्रैग फोर्स नहीं है, विस्कोसिटी को जीरो कर दिया। नेग्लेक्ट एनी विस्कोसिटी। अगला पॉइंट, नेग्लेक्ट एनी रोटेशनल मोशन। फ्लूइड एलिमेंट किसी तरह का अगर रोटेशनल मोशन कर भी रहा है तो हमारे सिलेबस में वो नहीं है, हम रोटेशनल मोशन को नहीं पढ़ेंगे। आप जब मैकेनिकल इंजीनियरिंग में फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ते हो तो वहां पर आपको रोटेशनल मोशन वाला कंसेप्ट भी पढ़ाया जाता है, पर वो आपके सिलेबस का हिस्सा फिलहाल तो नहीं है, ठीक है। आगे बढ़े। तो नेग्लेक्ट, इसके बाद लिखिए, वी विल कंसिडर ओनली steady flow of fluid। We will consider only steady flow of fluid। We will consider only steady flow of fluid। steady flow of fluid का क्या मीनिंग होता है? देखो, in a steady flow of fluid, at each point, pressure and the velocity of the fluid remain constant with time। At each point, pressure and the velocity of the fluid at each point remain constant with time। हम ऐसे फ्लो को पढ़ रहे जिसमें किसी भी एक पॉइंट पर टाइम के साथ प्रेशर नहीं बदलेगा, टाइम के साथ वेलोसिटी भी नहीं बदलेगी। हम ऐसे केस को हम पढ़ रहे हैं। सबको समझ में आ गया हम कौन सा केस डील कर रहे हैं? हम स्टेडी फ्लो को पढ़ रहे हैं। अगला टॉपिक लिखिए, स्ट्रीम लाइंस। स्ट्रीम लाइंस क्या होती है? हाइपोथेटिकल लाइंस शो, लिखो, हाइपोथेटिकल लाइंस विच शो द पैटर्न ऑफ फ्लो पैटर्न, सॉरी नॉट पैटर्न, फ्लो पैटर्न ऑफ फ्लूइड। स्ट्रीम लाइंस आर द हाइपोथेटिकल लाइंस विच शो फ्लो पैटर्न्स ऑफ द फ्लूइड फ्लो। फ्लूइड का जो फ्लो है ना, उसके फ्लो पैटर्न को जो दिखाता है उसको हम बोलते हैं स्ट्रीम लाइंस, ठीक है। ये हाइपोथेटिकल लाइन होती है। मैं कुछ केसेस बना रहा हूं, आप बना लो। ऐसे ऐसे केसेस में ऐसे ऐसे स्ट्रीमलाइन बनती है। ये एक होल कर रखा है यहाँ पर और यहाँ पे फ्लूइड भरा हुआ है। ये रहा फ्लूइड जो इसमें भर रखा है। अब ये फ्लूइड यहाँ से बाहर निकल रहा होगा, तो उसकी स्ट्रीम लाइन बना के दिखाता हूँ आपको कैसी बनती है। ये आपको याद ही होनी चाहिए। ऐसा होता है, इस तरह से आपका फ्लूइड जा रहा है, लाइक दिस, ऐसे। क्लियर है बात? एक और एग्जांपल आपको दिखाते हैं।
मान लो आपका पाइप ऐसा दे रखा है, ये रहा पाइप और इसमें फ्लूइड है जो आगे भाग रहा है, तो इसमें जो स्ट्रीम लाइन बनेगी वो ऐसी बनेगी। और एक और एग्जांपल मैं आपको देता हूं। मान लो फ्लूइड ऐसे आ रहा है, यहां पे आके वो डिवाइड हो जाएगा, दो टुकड़ों में डिवाइड हो गया। आपका फ्लूइड जो आ रहा था, एक ऊपर से निकल गया और एक नीचे से निकल गया। दीज आर द सम केसेस ऑफ स्ट्रीम लाइंस जो आपको याद होनी चाहिए कि ऐसा फ्लो पैटर्न होता है फ्लूइड का स्टेडी फ्लो में। और एक और आखिरी केस और बना रहा हूं। क्या बोल रहे हो? हाँ हो जाएगा, बस एक शर्त है कि ये लेवल इससे नीचे होना चाहिए, यहां तक लाओ इसको, फिर हो जाएगा। इसके इसके नीचे होगा ना तब तक हो जाएगा। पहले भी नीचे ही था, पहले भी हो जाता, अभी भी हो जाएगा। ठीक है, इन सब में एक खास बात है, टेंजेंट अगर आप ड्रॉ करोगे, टेंजेंट ड्रॉन एट अ पॉइंट ऑन ए स्ट्रीम लाइन गिव द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। अगर आप स्ट्रीम लाइन पे टेंजेंट ड्रॉ करोगे ना तो आपको वेलोसिटी का डायरेक्शन मिल जाएगा। मान लीजिए इस पॉइंट पे आपको मालूम करना है वेलोसिटी किधर है, तो इस पॉइंट पे आप टेंजेंट ड्रॉ करो, ये वेलोसिटी होगी। आगे समझ में? तो किसी भी पॉइंट पे अगर आप टेंजेंट ड्रॉ करोगे आपको क्या मिल जाएगी? वेलोसिटी। एक और खास बात, जहां पे लाइनें पास पास में होगी ना वहां पे वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा। तो आप ये भी कह सकते हो कि वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड, वेलोसिटी का मॉड इज प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी ऑफ लाइंस। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड में हम बोलते हैं ना, लाइंस की डेंसिटी से इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होता है, यहाँ पे वेलोसिटी की अगर डेंसिटी ज्यादा है तो हम बोल सकते हैं कि वहां पर वेलोसिटी भी ज्यादा है। अगर कोई आपसे पूछे कि ऊपर और नीचे में ज्यादा वेलोसिटी कहाँ पर है, लाइनें आपकी देखो यहाँ ज्यादा पास पास हो गई या थोड़ी दूर दूर है, यहाँ लाइनें ऐसे इकट्ठी हो गई ना पास पास ऐसे, तो आप कह सकते हो कि यहाँ पे लाइंस की वेलोसिटी v1 है, यहाँ पे वेलोसिटी v2 है, एंड v1 इज मोर देन v2 है। यहाँ बताओ इस पॉइंट की वेलोसिटी, यहाँ पूछूंगा आपसे, ये पॉइंट है v2 और इस पॉइंट की वेलोसिटी है v1, कौन बड़ा है? v2 इज ग्रेटर देन v1। यहाँ पे भी आपसे पूछ सकते हैं, ये एक पॉइंट है 1, एक पॉइंट है 2, ये वेलोसिटी v2 है, ये वेलोसिटी v1 है, कौन बड़ा है? v2 इज ग्रेटर देन v1। यहाँ पे ही पूछ सकते हैं, ये पॉइंट है 1, ये पॉइंट है 2, इसकी वेलोसिटी v2 है, इसकी वेलोसिटी v1 है, कौन बड़ा है? v2। तो जहां जहां पे लाइनें पास पास में होगी वहां की वेलोसिटी ज्यादा होती है उस पॉइंट से जहां पे लाइनें दूर दूर होती है। समझ गए? लिख लिया आप लोगों ने? यस सर।
जैसे आप लिख लो, फटाफट बताओ। मैं लिख लिया। हो लिख लिया सर। लिख लिया सबने? ठीक है। ये वाला डायग्राम तो बना चुके होंगे आप। हाँ, एक ही डायग्राम मिटा रहा हूं मैं, बाकी आप बनाते रहो। नेक्स्ट टॉपिक है वॉल्यूम फ्लो रेट। वॉल्यूम फ्लो रेट थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन। किसी भी क्रॉस सेक्शन से वॉल्यूम फ्लो रेट निकलता कैसे है? मान लो ये एक पाइप है और ये उसका क्रॉस सेक्शन है ए, और फ्लूइड ऐसे फ्लो कर रहा है, और मुझे मालूम करना है कि 1 सेकंड में कितना वॉल्यूम फ्लूइड का पार हो गया इस क्रॉस सेक्शन के, और मुझे यहाँ पे ये मालूम है कि जो फ्लूइड फ्लो कर रहा है उसकी वेलोसिटी कितनी है, v है। तो ये बताओ dt इंटरवल में, इन dt इंटरवल आपका जो फ्लूइड है वो कितना आगे बढ़ जाएगा? फ्लूइड प्रोसीड बाई vdt। तो आप ये कह सकते हो कि इस क्रॉस सेक्शन के इस तरफ कुछ फ्लूइड था, वो dt इंटरवल में इस तरफ आ गया। कितना आगे आ गया? vdt। ये कहाँ था? ये यहाँ था। यहाँ से कहाँ आ गया? यहाँ आ गया। तो कोई आपसे पूछे कि यहाँ से कितना वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड पार हो गया, जो भी इसमें दिख रहा है, इसमें कितना दिख रहा है आपको? AVDT। तो आप कह सकते हो कि वॉल्यूम क्रॉसिंग इन dt इंटरवल इज नथिंग बट vdt into a। ये dt इंटरवल में है, तो आपको तो यूनिट टाइम में निकालना है, यानी वॉल्यूम फ्लो रेट निकालना है। तो वॉल्यूम फ्लो रेट निकालने के लिए आप असल में vdt a को डिवाइड कर दोगे टाइम से, कितना आ जाएगा? av। ये सबको समझ में आ गया? इसमें कुछ खास बातें हैं। पहली बात तो ये कि v क्या है? v is the velocity of fluid with respect to vessel or cross section area। एक और खास बात है, ये जो वेलोसिटी आपके सामने लिखी हुई है, ये वेलोसिटी क्रॉस सेक्शन एरिया के परपेंडिकुलर भी है। ऐसा हमेशा नहीं होता है, पर पहले आपको परपेंडिकुलर केसेस दिखा दिया जाए, उसके बाद अपन दूसरा केस भी लेंगे। मान लो ये एरिया 3 मीटर पर सेकंड से चल रहा है, और इधर से फ्लूइड आ रहा है या हवा आ रही है। हवा भी एक तरह का फ्लूइड ही होता है। हवा इस तरफ आ रही है। हवा की जो वेलोसिटी है ना, वो आपको दे रखी है 2 मीटर पर सेकंड। ये एरिया आपको दे रखा है 2 मीटर स्क्वायर। बताओ वॉल्यूम फ्लो रेट ऑफ एयर थ्रू एरिया कितना आएगा? तो सबसे पहले आप क्या करोगे, इस एरिया को रोक दोगे, और इस एरिया को रोकने के बाद ये पता लगाओ कि हवा कितनी स्पीड से इसकी तरफ आ रही है। बताओ 5 से। रिलेटिव वेलोसिटी पूछा है ना आपसे, रिलेटिव वेलोसिटी। तो आपको सबसे पहले इसको रोक के देखना पड़ेगा कि इसकी वेलोसिटी आ कितनी रही है। तो v रिलेटिव इंटू एरिया करना है। 5 इंटू एरिया कितना है? 2। 10 मीटर क्यूब पर सेकेंड। दिस इज अ वॉल्यूम फ्लो रेट। सबको समझ में आ गया? तो कभी कभी ऐसा भी होगा जब आपके सामने क्रॉस सेक्शन एरिया भी चलता हुआ होगा, उस केस में आपको ये मालूम करना है कि 1 सेकंड में इसमें से कितना चले गया या इसके पास कितना आ गया। एक ही बात है, वो ये होगा। कभी कभी ऐसा भी केस होगा जब ये टंकी है और बरसात ऐसे हो रही है तिरछी, वही वाला केस आ गया। थीटा वेलोसिटी है इसकी, और ये एरिया आपको दे रखा है। इस बार अगर आपसे कोई पूछे कि 1 सेकंड में कितना पानी भरेगा इसमें, वॉल्यूम फ्लो रेट थ्रू द क्रॉस सेक्शन कितना आएगा, तो इस बार आपकी वेलोसिटी एरिया के परपेंडिकुलर नहीं है। वैसे एक बात बताओ, अगर ये वेलोसिटी एरिया के पैरेलल हो जाती तो कुछ पानी आता क्या? नो सर नहीं आता ना। इसका मतलब पानी आएगा किसकी वजह से? परपेंडिकुलर कंपोनेंट के कारण। तो आप सिर्फ परपेंडिकुलर कंपोनेंट निकाल लेते, ये आपके लिए बेकार हो जाता। v cos थीटा एरिया के परपेंडिकुलर है, तो फॉर्मूला क्या बन जाता? av cos थीटा। तो वॉल्यूम फ्लो रेट इस केस में जो आएगा वो आएगा av cos थीटा। ऐसा लग रहा है कि cos थीटा का मतलब ये वेक्टर फॉर्मूला हम लगाना चाहते, तो एक फॉर्मूला बना दिया हमने, a वेक्टर डॉट v वेक्टर। a वेक्टर वही है एरिया वेक्टर जो आप इलेक्ट्रोस्टैट में यूज कर चुके हो, परपेंडिकुलर टू द सरफेस।
और वी वेक्टर वही है जो आप काइनेमेटिक्स में यूज कर चुके हो। इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट कर दोगे तो आपको वॉल्यूम फ्लो रेट मिल जाएगा। पूरे फ्लूइड मैकेनिक्स में ये फॉर्मूला कभी यूज नहीं होगा ए डॉट वी, क्योंकि हम तो पाइप से डील करेंगे और पाइप में तो आपका फ्लूइड ऐसे ही चलेगा, तो कोई प्रॉब्लम आएगी नहीं आपको। आपका जो पूरा इस चैप्टर में जो चलेगा ना वो ए इंटू वी चलेगा। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि ये भी हो सकता है, ऐसा भी केस बन सकता है। और वेलोसिटी हमेशा किसके रेस्पेक्ट में बोलनी है? वेसल के रेस्पेक्ट में, ये नियम है। जब तक वेसल चुपचाप है तब तक आपको याद भी नहीं आता कि हम उसके रेस्पेक्ट में बोल रहे हैं। पर जब वो चल रहा होता है ना, वेसल अगर चल रहा हो और उसमें कोई आपसे पूछे कि वॉल्यूम फ्लो रेट कितना है, तो फिर वहां पर आपको वी रिलेटिव लिखना पड़ेगा। वेसल के फ्रेम में आपको पूरा क्वेश्चन करना पड़ेगा। इसका मतलब असल में ये है। अब कंसेप्ट आता है कंटिन्यूटी इक्वेशन का। कंटिन्यूटी इक्वेशन, कंटिन्यूटी इक्वेशन के बाद आता है बर्नौलीज थ्योरम, जो हमारा अगला सेक्शन होगा, पर अभी हम कंटिन्यूटी इक्वेशन पढ़ रहे हैं। तो कंटिन्यूटी इक्वेशन में क्या होता है? मान लीजिए ये एक पाइप है जो आपको दे रखा है, ये रहा एक पाइप। इस पाइप में फ्लूइड भरा है, फ्लूइड जा रहा है, भाई जाने दो फ्लूइड को, ये रहा फ्लूइड जा रहा है। आपने अपनी इच्छा से एक एलिमेंट कंसीडर कर लिया, ये रहा आपका एक इतना बड़ा एलिमेंट आपने माना है, ये रहा आपका एक बड़ा सा एलिमेंट, दिख रहा है आपको? इस एलिमेंट की शेप कांस्टेंट नहीं रहेगी, क्योंकि फ्लूइड कभी भी एक डेफिनेट शेप नहीं रखता, लेकिन इस एलिमेंट का वॉल्यूम क्या रहेगा? कांस्टेंट। तो आपने जो इतना बड़ा वॉल्यूम माना है, ये एलिमेंट कितना भी आगे चल जाए, इसका वॉल्यूम हमेशा क्या रहने वाला है? सेम। एग्री? मान लीजिए इस समय इस वाले जगह का एरिया A1 है और इस समय यहाँ की वेलोसिटी V1 है, यहाँ का एरिया A2 है और यहाँ की वेलोसिटी V2 है। वेलोसिटी मैंने दोनों तरफ अलग अलग मानी है, मुझे पता भी नहीं है कि अलग अलग होगी या सेम होगी, मैंने तो अलग अलग मान ली। फ्लूइड के एक पॉइंट पर वेलोसिटी समय के साथ सेम रहती है, लेकिन अलग अलग पॉइंट पे चेंज हो सकती है, तो मैंने अलग अलग कर दिया। राइट, क्लियर है? dt इंटरवल में ये जो लिक्विड है ये इस तरफ खिसका होगा, तो इसके जो ये वाले मॉलिक्यूल्स है, ये पूरा जुलूस चल रहा है। जुलूस में कितने मॉलिक्यूल्स है? बहुत सारे। इस जुलूस में जो सबसे आगे जो बैठे हुए, ये कितना आगे बढ़ेंगे? V2 dt। तो मान लेते हैं कि आगे बढ़ गया, और आगे बढ़ाने के लिए अलग कलर यूज करते हैं, और मैंने आगे बढ़ा दिया, ये आगे बढ़ गए V2 dt। ठीक है, ये आपको बहुत बड़ा लग रहा होगा, ये बहुत हल्का सा आगे बढ़े। अस्थि डायग्राम बनाते हैं, ये तो देखा लग रहा है डायग्राम, अस्थि डायग्राम। ये हत्ता से आगे बढ़े, बस कितना आगे बढ़े? V2 dt। कितना वॉल्यूम इनका थोड़ा सा इस तरफ चले गया। एरिया हम बहुत ज्यादा चेंज नहीं मानेंगे, तो हम मान लेंगे कि जो वॉल्यूम यहाँ पे आया है एक्स्ट्रा, वो आया है V2 dt। ये भी आगे बढ़ा होगा, कितना आगे बढ़ा? ये भी V1 dt, और ये भी एक एक्स्ट्रा वॉल्यूम आपके पास है। अब ध्यान से देखना, आपका टोटल वॉल्यूम इस एलिमेंट का क्या रहेगा? सेम। मैं आपके सामने एक बात रखता हूं, अभी जो आपको दिख रहा है ना, इसका वॉल्यूम है V0। इस ब्लू से इस रेड के बीच का वॉल्यूम कितना है? V0। ठीक है, इनिशियल वॉल्यूम बताओ कितना था इस एलिमेंट का? अरे V0 प्लस ये था ना, ये वाला, ये भी तो था पहले, तो V0 प्लस V1 dt A1, ये इनिशियल वॉल्यूम था। फाइनल वॉल्यूम कितना है? आज की तारीख में आप देखो, आज की तारीख में आपका ये एलिमेंट इस कलर का है ही नहीं। आपका पुराना एलिमेंट ब्लू कलर का था, नया एलिमेंट रेड कलर का है। तो देखो आप कम से कम, तो जो नया रेड कलर का एलिमेंट दिख रहा है उसका वॉल्यूम कितना दिख रहा है आपको? V0 प्लस V2 dt इंटू A2। सबको समझ में आ रहा है? ये दोनों वॉल्यूम बराबर होने चाहिए, अलग अलग होने चाहिए? बराबर कर दो, बराबर। आप जब इस दोनों को बराबर करोगे, dt इंटरवल ने वॉल्यूम में, मैंने दोनों वॉल्यूम लिखे, पहले का भी और अभी का भी। जब दोनों वॉल्यूम मैंने लिखे और उसको इक्वल किया, तो मुझे मालूम पड़ा कि ये रिलेशन आ रहा है। इस इक्वेशन को बोलते हैं कंटिन्यूटी इक्वेशन। क्लियर है? कंटिन्यूटी इक्वेशन का बेसिस है वॉल्यूम कंजर्वेशन। बिकॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ वॉल्यूम आप ये कह सकते हो कि जितना यहाँ पे A इंटू वी होगा, उतना ही A इंटू वी यहाँ पे होगा, उतना ही वहां पे होगा, उतना हर जगह होगा। आपने एलिमेंट छोटा लिया, थोड़ा बड़ा लेते तो उन दोनों एंड के भी A V को आप क्या करते थे? बराबर। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपका पाइप, ये एक बिल्डिंग है, हॉस्टल मान लो आपका,
अब हॉस्टल में बहुत कम बच्चे रह रहे हैं, लेकिन अभी जो रह रहे हैं उनसे बात करते हैं, और जो घर पे रह रहे हैं उनके लिए घर भी हो सकता है। हॉस्टल, घर, इस नाम का कोई हॉस्टल है क्या कोटा में? मुझे याद नहीं होगा। है सर। है हॉस्टल घर के नाम से? हाँ सर। ठीक है, तो वो इसीलिए बनाया गया ताकि आपको ऐसा लगे कि आप घर पे ही हो। हॉस्टल घर जो आपको दिख रहा है, वहां से पानी हम डाल रहे हैं, यहाँ से ये पानी डाला हमने, यहाँ से ये पानी आ रहा है। बताओ इस पॉइंट पे उसकी वेलोसिटी ज्यादा होगी या इस पॉइंट पे? सेम होगा। यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एरिया है। ऊपर छत पे टंकी रखी हुई है, उससे पानी नीचे गिर रहा है, लगातार ऐसे फ्लो कर रहा है। मेरा आपसे क्वेश्चन है कि पॉइंट 1 और पॉइंट 2 में ज्यादा प्रेशर कहां पर होगा? देखो, आपका दिल कहेगा कि सर अगर हम एक बॉल को डालते हैं ऐसे, तो वो यहाँ तक आते आते उसकी स्पीड तो बढ़ी जाती है। Yes. हम पानी को डाल रहे हैं, ऊपर से हम पानी, टंकी है, हमें टंकी दे रखी है, ये टंकी, इस टंकी से पानी आ रहा है, ये तेजी से फ्लो होके आ रहा है, यहाँ पे गिरता जा रहा है। लेकिन आप अगर कंटिन्यूटी इक्वेशन लगाओगे तो आपको ये मालूम पड़ेगा कि जितना एरिया यहाँ पर है उतना ही एरिया यहाँ पर है, तो AV1 से V1 कितना आ जाएगा? V2। फॉर्मूले से तो लग रहा है कि दोनों तरफ की वेलोसिटी सेम होनी ही चाहिए, पर दिमाग अभी भी ये मानने को तैयार नहीं है कि ये हो कैसे रहा है। दिमाग ये कह रहा है कि सर ग्रेविटी का क्या हुआ? अगर हम यहाँ से फिसलेंगे तो क्या हमारी वेलोसिटी यहाँ पे सेम होगी? हमारी तो बढ़ जाएगी। बॉल को चलाएंगे उसकी बढ़ जाएगी। तो फ्लूइड की क्यों नहीं हो रही है? उसके लिए आपको अगली थ्योरम पढ़नी पड़ेगी, जिसका नाम है बर्नौलियस थ्योरम, जहां आपको ये बताया जाएगा कि जब फ्लूइड चलता है तो उस पर सिर्फ ग्रेविटी फोर्स वर्कडन नहीं करता, कोई और भी है जो वर्कडन करता है। क्या है ना, यहाँ पे एक सिंगल फ्लूइड पार्टिकल चल के नहीं आ रहा, पूरा जुलूस चल के आ रहा है। कौन चल के आ रहा है? जुलूस। कितने फ्लूइड पार्टिकल से? बहुत सारे। तो जब बहुत सारे फ्लूइड पार्टिकल चल के आते होंगे, उस पर जब आप वर्क एनर्जी थ्योरम लगाओगे, वो जो वर्क एनर्जी थ्योरम होगी उसी को बर्नौलियस थ्योरम बोलते हैं, जो हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। तो अगली क्लास का टॉपिक है बर्नौलियस थ्योरम, जिससे आपको ये मालूम पड़ेगा कि ऐसा क्यों नहीं हो रहा है, जो आपको लग रहा है ना वो हो क्यों रहा है। थैंक यू वेरी मच।